नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता नगरी, जिसमें हम सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। कई ऐसी चीजों के बारे में भी बात करनी पड़ती है जिन पे सियासत हो रही है। कई चीजें पॉलिटिक्स से सीधे जुड़ी होती है, कई चीजें घुमा के जुड़ी होती है। फिरकी चल रही है आजकल। नेता नगरी में मेरे साथ होते हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है। टीवी पत्रकार मत कहिए, पत्रकार थी। और ये हरा रंग का जो शर्ट आपने पहना है, कहाँ से, पटना से लाए क्या? मेरी एक सहयोगी है, मित्र भी है, जो दुनियादारी हमारा एक बड़ा पॉपुलर शो है राजदीप जी, वो इंटरनेशनल न्यूज का, तो वो उसकी प्रोड्यूसर है स्वाति जी। तो वो मेरे लिए लाई थी। अब तो ये हो गया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने गमछे हैं और कहाँ से लेते हो। तो मैं कहता हूँ भाई अब तो मेरे दोस्तों को पता चल गया ये गमछे पहनता है तो वही लेके आते रहते हैं। तो ये स्वाति जी लेके आई थी मेरे लिए। अरे वाह। और कुर्ते तो मैं मुझे लगता है आप बिहार से आए इसलिए। नहीं, ये पहले का है। और कुर्ते तो मैं खादी के ही पहनता हूँ और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि खादी हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल वहां जाइए और पहनिए। मेरा भी कुर्ता कैसे है, ब्लू रंग, लाइट ब्लू, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। राजदीप जी इसको एक्वा ब्लू बोलते हैं। अरे बाप रे, एक्वा ब्लू। चलिए, आपने सही कहा, ये समुद्र का क्या एक तरह से कलर। तो नेता नगरी में आगे बढ़ते हैं। नेता नगरी में इस बार के मुद्दे दो हैं, बहुत सारे हैं लेकिन समय का दबाव रहता है। एक तो विस्तार से बात करेंगे आपसे कि ये रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का क्या मामला है, इस पे क्या बयानबाजियां हो रही हैं, क्या मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, कोर्ट ने क्या कहा, एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में क्या कहा और इसके पीछे क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स। दूसरा, हम विस्तार से बात करेंगे किस तरीके से बदले की कार्रवाई के तहत कंगना रनौत का दफ्तर ढहाया गया, कंगना रनौत किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, संजय राउत किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी की टसल क्या है और पूरी जो एक पॉलिटिक्स हो रही है लोगों को आगे करके, जिसमें कोई मर्यादा नहीं बची है और लोगों के गुस्से को अलग अलग चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुकून के साथ ढेर सारी बिहार के अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। कोई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, कोई नौजवान नेता बयान देके चुनौती दे रहा है। तो जमीन पर क्या हो रहा है, मैं पिछले वीकेंड पर था भी पटना में, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में पहला मुद्दा वो है जो सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर पहला मुद्दा बना हुआ है। वो देश का पहला मुद्दा है या नहीं, मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि बीते 1-2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है। 48,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया, तो अर्बन पॉवर्टी और अर्बन प्लानिंग और इंक्रोचमेंट की समस्या पर बात हो सकती थी। लाखों छात्र हैं जो रोजाना ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कभी एसएससी के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी दूसरी भर्तियों के लिए, उन पर बात हो सकती थी। अध्यापकों पर बात हो सकती थी, जीडीपी के आंकड़ों पर बात हो सकती थी, माइग्रेशन पर बात हो सकती थी, रक्षा सेवाओं की जो जरूरतें हैं उन पर भी बात हो सकती थी। लेकिन बात हो रही है, मुंबई से हो रही है। और मुंबई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ साहिल जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के ही राजदीप सरदेसाई। बिल्कुल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, भारत। ये विद्या शर्मा इंडिया वाला जवाब मत दिया करिए, अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये अभी कोई खान पान की या कुछ बात आएगी तो एक बात बताऊं आपको सौरभ भाई, दिल्ली में वो मजा नहीं है जो हमारे मुंबई में है। तुरंत ये ऐसे कुर्ता करेंगे। बिल्कुल,
मिस्टर सौरभ द्विवेदी, मेरी माताजी महाराष्ट्रन है, मुझे महाराष्ट्र होने का गर्व है। सर, सबको मेरे आपकी पिताजी गोवा बायोग्राफी से लिखी है आते कि हैं, आप गुजरात में मुझे पैदा गोवा हुए। से आने का गर्व है। मेरी पैदाइश गुजरात में हुई है, मुझे वहां का गर्व है, और मैं भारत में पैदा हुआ, मुझे उसका गर्व है। मैं ये राजनीति नहीं करता हिमाचल की बेटी वर्सेस महाराष्ट्र प्राइड, ये राजनेता करते हैं। मुझे पूरे देश पर गर्व है। ये और जवाब, आपने ये नहीं कहा कि बंगाल से भी मेरा पुराना नाता है, मैं बंगाल का दामाद हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बंगाल का दामाद हूँ, मैं वहां का भी दामाद हूँ, मैं इस देश का एक तरह से नागरिक हूँ मेरे दोस्त। ये सब लोग हैं। इसे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ना वो उस जैसा बयान हो गया कि हम कंगना के पाकिस्तान और पीओके वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी कंगना को सुरक्षा देनी चाहिए। वो थोड़ा सा उस टाइप का बयान हो गया। नहीं, हम आएंगे अच्छा, उस पर, मैं आऊंगा, मैं कहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शिवसेना वर्सेस कंगना रनावत, इस झगड़े की शुरुआत साहिल जी कहां से होती है? क्या है इनसाइड स्टोरी? मतलब बीजेपी उनको आगे कर रही है, संजय राउत बयान दे रहे हैं, कंगना बयान दे रही हैं, या वो उसमें एक टीवी का एंगल भी है क्या? ये चल क्या रहा है? देखिए, इसमें इनसाइड स्टोरी भी है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी नहीं बदलता। आदमी अपने जो उनकी जो आमतौर पर वो जिस तरीके से बर्ताव करते हैं या उनको जो हैबिट्स होती है, वो हैबिट से कभी कभी परहेज नहीं होता है। तो संजय राउत का बेसिकली वही दिक्कत हो गई थी कि उनको हैबिट है कि हर स्टेटमेंट, हर चीज पे जवाब देना। जो क्रिकेट में होता है ना, कुछ कुछ बॉल रवि शास्त्री कैसे वेल लेफ्ट कर देते थे शुरुआत में, तो वो उनको आदत नहीं है। वो हर बॉल कोशिश करते हैं कि मारे, तो उसमें क्या होता है, कई बार आउट होने का भी चांस काफी होता है। तो वो हर चीज में T20 खेलने की कोशिश करते हैं। जब महाराष्ट्र सरकार बनाने की बारी थी तब तो उनका चल गया भाई, बल्ला चल गया उनका, हर बॉल पे 6 लग रहा था। यहां पर हुआ ये कि मामला शुरू हुआ कंगना रनावत से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंगना रनावत ने सबसे पहले बोलना शुरू किया कि मुंबई में मुझे डर लगता है, मुझे इसके बारे में, मतलब आप देखिए पूरा सीक्वेंस मैं लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, कई बार भीड़ में सीक्वेंस खत्म हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई? तो कंगना रनावत ने सबसे पहले ट्वीट किया कि मुझे जो ड्रग सिंडिकेट चलता है मुंबई में और बॉलीवुड में, उसके बारे में मुझे जानकारी देनी है, और लेकिन मुझे डर है कि ये कहीं मुझ पर कोई अटैक ना कर दे, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। वो ट्वीट आके पड़ा रहा, उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद राम कदम नाम के एक विधायक है, और राम कदम का परिचय यह है कि राम कदम राहुल महाजन के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, मतलब अभी भी है मेरे ख्याल से, लेकिन वो विधायक है। उन्होंने उस ट्वीट पर जवाब दिया। जवाब क्या दिया उन्होंने कि महाराष्ट्र, 4 दिन बीत चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनावत को सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रही है, क्यों ऐसा महाराष्ट्र सरकार करी है, गलत है करके। उस पर कंगना रनावत ने ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस से सिक्योरिटी मिले या केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मिले। अब हुआ ये उसमें कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुंबई पर भरोसा नहीं है, ये पॉलिटिकली ठीक बात नहीं होती है बोलने के लिए, क्योंकि 4 दिन पहले तक सभी लोग बोल रहे थे कि कैसे मुंबई पुलिस कोविड वॉरियर्स है वगैरह वगैरह। अब अचानक मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये पॉलिटिकली तो आप स्टैंड नहीं ले सकते। तो राम कदम ने उस पर उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मुंबई पुलिस को आप कुछ मत बोलिए, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस इस तरीके से बर्ताव कर रही होगी, आप मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, ऐसा सब बोलना गलत है करके। अब ये सब जब चल रहा था तब संजय राउत को मेरे ख्याल से ये रविवार को हुआ, संजय राउत को सोमवार को पूछा गया, उनके सामना के दफ्तर के नीचे रोज पत्रकार खड़े रहते हैं, वो हर बार उनको, सभी लोग दोस्त हैं, वो भी पत्रकार है, तो वो उनको बोल देते हैं, उनको 4 बार रिक्वेस्ट कर दो कि सर बोलिए इस पे, बोलिए इस पे, बोल देते हैं। तो उनको सवाल पूछा गया, एक बढ़िया शेरो शायरी निकालते हैं, 4 बातें बोल देते हैं। तो उस पर उनको सवाल पूछा गया कि देखिए कंगना रनावत बोल रही है मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है और हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार की सुरक्षा मांग रही है। तो संजय राउत बेचारे बोल गए, अब बेचारे नहीं बोल गए, बोल गए, संजय राउत बोल गए कि हाँ, अगर उनको भरोसा नहीं है तो उनको फिर हिमाचल में ही रहना चाहिए, अगर मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश चली जाए। ये उनका, आप पिछले 40 साल में संजय राउत या शिवसेना की कोई भी स्टेटमेंट निकाल लो, वो इसी टाइप के स्टेटमेंट है कि अगर आपको हाँ नहीं, भारत में आपको डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाइए, मुंबई में आपको डर लगता है तो यूपी चले जाइए, वो सब सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स संजय राउत इस बार भी बोल गए। अब तब तक उनको लगा था कि मामला खत्म हो गया। अब उसके बाद कंगना रनावत तो वो गुगली डाल के वेट ही कर रही थी कि भाई ये आ जाए ताकि मैं उसको अपने तरीके से एक नया ये डालूं, पेज डालूं। उसके बाद वो मामला तूल पकड़ लिया। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर बातों बातों में मामला बढ़ता गया पूरी तरीके से,
और मामला यहां तक आके पहुंच गया कि जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां पर आके मामला पहुंच गया। उसके बाद तो सीधा तू तड़ाक पे मामला आ गया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो आ गया। अब मामला ये हो गया कि अब कोई अगर चैलेंज कर रहा है कि उखाड़ना है तो उखाड़ लो, तो आप देखिए सामना की कल की हेडलाइन थी कि लो आप बंगला उखाड़ लिया, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, लो इलीगल कंस्ट्रक्शन उखाड़ दिया। ये सामना की हेडलाइन थी, कल की खबर थी लेकिन हेडलाइन थी, एडिटोरियल नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ और कहां आके आगे बढ़ रहा है। अभी पूरा मामला एक टर्न लेके आगे जा रहा है। अब उस पर दूसरी बात यहां पर एक बताना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे का रैशनल मैं आपको समझाना चाहता हूं, राजनीति क्या है या रैशनल क्या है। कल शरद पवार, अभी 2 दिन पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई इस पूरे मामले पर। शरद पवार बीइंग शरद पवार, वो आमतौर पर ऐसा ही करते हैं कि जो कोई इस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते उस पर, या उसको इग्नोर कर देते हैं। अन्ना हजारे ने भी जब कभी शरद पवार पे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कभी बयान नहीं दिया उस पर। उनको पता है कि इसमें घुसना मतलब अपनी ही बदनामी कर लेना, उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, ध्यान मत दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। वही बात एडवाइस उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी कि भाई आप भी उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, वो कंगना रनावत को छोड़ दो, वो उस पर क्यों आप घुस रहे हैं उस चीज में। उस पर उद्धव ठाकरे ने उनको यह बात समझाई कि देखिए आज कंगना रनावत है, उनका कहना है कि ये सारे प्यादे हैं, कोई और ही ये प्यादों को चला रहा है, कोई और ही मतलब उन्होंने कहा बीजेपी चला रही है। और ये आज से नहीं, ये कोविड के समय से शुरू हुआ है। जब से कोविड शुरू हुआ है किसी ना किसी मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए उसमें शरद पवार को कि कोविड का एग्जाम्पल है, फिर जो पालघर में मॉब लिंचिंग हुआ था उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, उसके बाद पूरा सुशांत सिंह राजपूत का मामला कहां से मोड़ मोड़ के कहां तक लेके गए। ये सारी चीजें जो है वो देखते हुए आज हम नहीं करेंगे तो कल कंगना के जगह पे कोई और आ जाएगा, लेकिन ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो कभी ना कभी तो हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। अब वो कौन कार्रवाई कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि बदनामी सिर्फ शिवसेना की हो रही है या ठाकरे की हो रही है, ऐसा नहीं है, पूरे सरकार की बदनामी हो रही है, ये आपको समझना चाहिए। तो अब तक गेंद को जो वेल लेफ्ट किया जा रहा था, अब फाइनली सरकार कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही है कि अब उसको हमको टैकल करना चाहिए। अब इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं होगा, ये हम लोग आने वाले अभी डिस्कशन में हम बात करेंगे उसको लेकर। मेरे ख्याल से राजदीप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, साफ इसमें राजनीति की बू है, और राजनीति की जो गिरावट हुई ना, मुझे लगता है साहिल और सौरभ, इसमें साफ नजर आती है। जिस तरह से कंगना रनौत जो भी बात करना चाहती है कि मुंबई मुझे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मुंबई पुलिस पे मेरा विश्वास नहीं है, ये सब एक तरह से आप जानिए ये बीजेपी का प्रॉक्सी है। और उसके साथ साथ कुछ न्यूज एंकर भी है जो अपनी एक तरह से पुलिस के खिलाफ या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी एक तरह से अपने एजेंडा चला रहे हैं। यहाँ कंगना रनौत का एजेंडा, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, सब ड्रग माफिया है वहां, दूसरा उस एंकर का जो एजेंडा है, ये मिले हुए हैं और घेरना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना को। और इस बार उद्धव ठाकरे जो अब तक सब कुछ, जैसे साहिल ने सही कहा, वेल लेफ्ट कर रहे थे, खास करके कोविड के मसले को लेकर। जब भी देवेंद्र फडणवीस या भाजपा उन पर आरोप लगाती थी, वो उसका जवाब नहीं देते थे। लेकिन जब से ये सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे को एक तरह से उलझाने की कोशिश की, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने अब तय किया बहुत हो गया, अब कब तक हम सहेंगे। और फिर संजय राउत जैसे व्यक्ति जो है वो तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर तैयार होते हैं कभी भी। तो जिस तरह से ये मामला उठाए, आप मुझे बताइए आज सौरभ और साहिल, अगर यही बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कोई काफिल खान कहता उत्तर प्रदेश में, तो क्या होता? आपको उसको सेडिशन में जेल में डालते। ये आपका दोहरापन है। यहाँ तो आप वाइट कैटेगरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अरे कितने पत्रकारों को शिवसेना ने टारगेट किया है। मेरे दोस्त निखिल वागले के ऑफिस में, हमारे आईबीएन लोकमत के उस ऑफिस में तब जब मारा था, हमने कोई वाइट क्लास सिक्योरिटी नहीं मांगी थी। उसमें शिवसेना का दोहरापन यहाँ आता है कि आप इतने 50,000 से ज्यादा इलीगल बिल्डिंग मुंबई में है, क्या किया आपने उनका? कुछ नहीं। 4,000 पर ऐसे ही कंगना रनौत आप कार्रवाई करते, तो शिवसेना एक ट्रैप में फंस गई। ये बीजेपी का ट्रैप था जिसमें कंगना रनौत अपना एजेंडा चला रही है, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ या एक दिन किसी या शिवसेना के खिलाफ। यहाँ एक न्यूज एंकर्स भी है जो जिससे न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, केवल मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही है। उनका एजेंडा है, मतलब दो वर्सेस चल रहे हैं, एक वो न्यूज एंकर वर्सेस
उद्धव ठाकरे और एक कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे। अरे ये एकदम सब से। पॉलिटिकल एजेंडे तो है। संजय राउत भी घटिया बयान दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बाकी सब तो ठीक नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है, नहीं एक मिनट, अब मुझे कहने दीजिए आज, क्योंकि मुझे आज बहुत गुस्सा है। ये क्या हो रहा है? पहले सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर इस तरह पॉलिटिकल एजेंडा चले हैं। अब पहले उसके पहले पालगढ़ को लेके, पालगढ़ में सच्चाई क्या है? कौन पकड़ा गया? आप उसे हिंदू मुस्लिम बनाए, आदिवासी लोग पकड़े गए, आपने हिंदू मुस्लिम बनाए। सुशांत सिंह राजपूत में क्या हुआ? आपने एक तरह से लगातार एक कोशिश किया कि यह मर्डर है। क्यों? ताकि मुंबई पुलिस कटघरे में लगे। ये क्या चल रहा है इस देश में? और सब इसमें शामिल है। आप जानिए, इसमें कोई आप वाइट कैटेगरी जब सिक्योरिटी तुरंत देते हैं, क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो मुझे मैं कहता हूं कंगना रनौत को आजादी है, जो भी कहना है कहना है। मैं साहिल से बिल्कुल सहमत हूं, इसको वेल लेफ्ट करना चाहिए था, जिससे जैसे शरद पवार करना चाहते। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो शिवसेना ने किया और कंगना के घर जाकर जिस तरह से उन्होंने डिमोलिशन करे, और ये शिवसेना ने किया, टीएमसी शिवसेना के अंडर है, तो मेरा ये कहना है ये गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन किस तरह से ये चलेगा? एक के बाद एक आप झूठ फैलाते हैं। 99% लोग जो है ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया है। ये किस तरह की बयानबाजी है? और उसके साथ फिर आप कम्युनल एंगल लाते हैं, मेरा घर राम मंदिर है, ये जो आ रहे हैं बाबर से जुड़े हुए, क्या है? ये देश है तो, और ये सब डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जैसे आपने कहा असली मुद्दों से हटने के लिए ये सब बड़े अच्छे, आपको प्राइम टाइम रियलिटी टीवी स्पेक्टिकल मिल जाता है, आपको टीआरपी मिलती है। ये किस तरह की घटिया न्यूज कर रहे हैं आप? ये कोई न्यूज है? हर चीज पर आप फेक न्यूज चलाते हैं और लोगों को टारगेट करते हैं, और कंगना रनौत उस पर शामिल हो जाती है। ये सब मैं कह रहा हूं सौरभ, मुझे आज गुस्सा आ रहा है। अरे महाराष्ट्र प्राइड छोड़िए, हिमाचल की बेटी छोड़िए, रिया चक्रवर्ती को आप अधीर रंजन चौधरी बंगाल की ब्राह्मण बेटी बताते हैं, और सुशांत को बिहार प्राइड। ये क्या है? ये क्या देश के मुद्दे हैं? लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इमोशन पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत हो चुका। कंगना रनौत शुड बी इग्नोर्ड इन माई व्यू। जो भी कहना है उसे कहने दीजिए। आपने गलत किया, उसके घर नहीं जाना चाहिए था तोड़ना। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो एक कानून है, प्रक्रिया है, करिए, लेकिन प्रक्रिया के देयर इज नो रूल ऑफ लॉ नाउ। जो भी करना चाहे ये फ्री फॉर ऑल राजदीप जी, और महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने की ये साजिश है। किसी ना किसी तरह से सुशांत हो, पालगढ़ हो, कोविड हो, कंगना हो, कैसे घेरा जाए। भाजपा के कुछ नेता है जो अभी तक इस बात को ये कंज्यूम नहीं कर पाए कि हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। ये उनको ये पचता ही नहीं है, इसलिए कैसे। और उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने भी अपनी एक कमजोरी दिखाई। क्यों आप आउटसोर्स करते हैं संजय राउत को कुछ भी कहने के लिए? संजय राउत तो कहेंगे जो उनको कहना है, ये उनकी शैली है एक तरह से, आपको ये मानना पड़ेगा। ये उनकी कमजोरी नहीं मानना पड़ेगा। कोई गाली गलौज की भाषा में ना कंगना बात कर सकते, ना संजय राउत कर सकते, नहीं मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं, मैंने क्या कहा, ये उनकी कमजोरी है। कुछ लोग उनको, ये जो पुराने शिवसैनिक है, ये उनको लगता है ये उनकी शैली है, कमजोरी किसी। अच्छा, मतलब आप गाली गलौज करो और फिर आप दूसरों से भाषा की मर्यादा की उम्मीद करो। नहीं, एक मिनट राजदीप जी, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना। एक मिनट और, हरामखोर जो वर्ड किया, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। गलत है, संजय राउत ने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आप कुछ भी कहते हैं तो कहां गई आपकी कड़ी निंदा? जो उसके सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल जो चलाती है, वो सही है? वो उस महिला को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे जब जर्नलिस्ट उसको घेरते हैं बगैर सोशल डिस्टेंसिंग, और कंगना को वाई क्लास सिक्योरिटी? किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अशब्द भाषा का विरोध करना चाहिए। संजय राउत ने माफी मांगनी चाहिए, मैं मानता हूं। कंगना रनौत ने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा, गलत कहा। अगर वो माफी मांगना चाहे, मुझे लगता है मांगनी चाहिए, गलत था, मानना चाहिए, लेकिन नहीं माननी चाहिए। इग्नोर करिए उसको, वो महिला अपनी राजनीति कर रही है। राजदीप जी उससे मैं टीवी बहुत देखते हैं क्या? हाँ, मैं टीवी बहुत देखता हूँ, मैं टीवी में इसीलिए गुस्से में भरे हैं, इसीलिए इतने गुस्से में हैं सर। मैं उस राजदीप जी, गुस्से से गणतंत्र नहीं बनता। समझदारी, संवेदना। क्या समझदारी है? क्या समझदारी है? गलत बयान, रोज पे रोज गलत खबर चलाना, अपने एजेंडे चलाना, ये गलत। मुझे भी, जैसे कंगना को घर अपना मंदिर की तरह है, मुझे न्यूज रूम एक तरह से मेरा मंदिर है।
मैं उसकी पूजा, मैं चाहता हूँ अरे सही खबर चले। मैं आपके जो विचार हैं मैं उनसे सहमत हो सकता हूँ, असहमत हो सकता हूँ, लोकतंत्र में सुनूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये गुस्सा तो किसी और को कर लेने दीजिए। गुस्से से चीजें नहीं बनती हैं, नहीं ये देश गुस्से से नहीं चलेगा। नहीं सर, ये देश भावनाओं पर आप लोगों को भटका रहे राजनीति। अरे मुंबई के सामने इतनी बड़ी समस्या है, महाराष्ट्र के सामने कोविड की, ऐसे समय में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने साथ में काम करना चाहिए। ये बस हो गई राजनीति, राजनीति की बू नजर आती है इसमें। आई एम सॉरी टू से, ये महाराष्ट्र की Why are you sorry to say? नहीं, शिवाजी महाराज के ये नाम लेते हैं और एक दूसरे से इस तरह की घटिया राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, कब तक चलेगी ऐसी घटिया राजनीति है ये, घटिया, आप जानिए इसको, वर्स्ट राजनीति है। ठीक है साहिल जी, यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं, हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, दिक्कत क्या हो गई है पता है कि शिवसेना की ये भाषा कोई आज की तो है नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय राउत ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, अगेन भाजपा की तरह, कि मैं कंगना के पाकिस्तान वाले बयान से सहमत नहीं हूं, उसी दर्ज पे मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैं हरामखोर वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं और नोटी वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इससे भी बुरी भाषा का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे किया करते थे, और तब का सामना आप पढ़ोगे तो आज का सामना आपको पानी कम लगेगा उसमें। अब भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ गठबंधन थी, और महाराष्ट्र में और मुंबई में ये भी हो चुका है कि शिवसेना बीजेपी सरकार में होते हुए महाराष्ट्र के नेता विपक्ष के घर पे, अधिकृत ऑफिशियल निवास स्थान पे शिवसैनिकों ने घुस के तोड़फोड़ की थी। छगन भुजबल तब नेता विपक्ष थे महाराष्ट्र में, और यहां तक बात आ गई थी कि उनका फोन भी पुलिस कमिश्नर तब उठा नहीं रहे थे। मतलब जो आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं ना, उस टाइप की चीज हुई थी। तब तो किसी को उसमें गुंडागर्दी, बुरा, गलत, ये वो सब चीज नहीं लगी। हो क्या रहा है कि सभी लोग गलत चीज कर रहे हैं। मतलब कंगना का जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल था क्या? हाँ बिल्कुल था, वो इलीगल था। अगर इलीगल नहीं होता तो वो जवाब दे रही थी कि मेरे पास ये प्लान्स है, बताइए कहां से इलीगल हो गया। बीएमसी के मुंह पे चाटा पड़ जाता, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बीएमसी अधिकारियों पर आरोप लगाया कि इन्होंने ट्रेसपासिंग की उनके इसमें, तो उनका घर इलीगल था क्या? इलीगल था। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो गई उसके चक्कर में उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आधे से ज्यादा मुंबई इलीगल है, हर जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सिर्फ कंगना पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि जब पिछली सरकार के समय पे शाहरुख खान का इलीगल रैंप बना था उनके घर के बाहर, वो भी बीएमसी ने जाके तोड़ा था। तब यही लोग उल्टा बोल रहे थे कि शाहरुख खान को जानबूझकर तकलीफ दी जा रही है, मतलब जो अभी कंगना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मामला ये हो गया है कि कोई भी लीगल नियम, बाकी सारी चीजों पर बात करने को तैयार ही नहीं है कोई। इस बात पर कल अगर कोई, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे के लिए किया, अगर उसी भाषा का इस्तेमाल कल कोई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राष्ट्रपति या इन सब के लिए कोई करे, तो उनका हश्र क्या होगा? सौरभ, आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। और ये दर्शक भी, बहुत अच्छी बात, ये इसका क्या हश्र होगा, उसके बारे में क्या होगा? काफिल खान के साथ क्या हो गया? संजय भट्ट जो अधिकारी है गुजरात के, संजीव भट्ट, उनके साथ क्या हुआ? तो ये सभी लोग जो सरकार में बैठे हुए, या फिर बंगाल में क्या होता है जब ममता बनर्जी के खिलाफ बोला जाता है, इससे पहले लेफ्ट सरकार के खिलाफ कोई बोलता था, उनके खिलाफ क्या होता था? प्रॉब्लम यह है कि सभी लोग जो उनकी मॉरल अथॉरिटी है इस पर बात करने की, वो गंवा चुके हैं। और हो यह रहा है कि मीडिया को भी मॉरल अथॉरिटी रख के सबको सवाल पूछना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके चक्कर में सभी लोग उसमें, मीडिया तो पोस्टमैन को नहीं छोड़ रही है। नहीं, यही तो कह रहा है मैं पोस्टमैन आया। नहीं, देखिए सौरभ भाई, क्या है कि एक बार गिरावट होती है ना राजनीति में, मीडिया में, तो एक बार आप उस काले खड्डे में गिर जाते हैं तो उससे उभर कर आना मुश्किल है। आज आप रिपोर्टर को प्लीज, जब आप कहते हैं पोस्टमैन, रिपोर्टर को ये दोष मत दीजिए, एडिटर को दीजिए, चैनल को दीजिए। वो बेचारा रिपोर्टर को कहा जाता है हमको बाइट चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। देखिए आपने जिस तरह से एक माहौल बनाया, उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्टर और नेता फंस गए हैं। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, साहिल ने बड़ी बात कही,
बाल ठाकरे तो इस तरह की बातें बहुत करते थे। तब तो वो शिवसेना तो भाजपा की अलाई थी, तब वो न्यूज एंकर कुछ नहीं कहते थे बाल ठाकरे के अशब्द भाषा के। जब तक शिवसेना भाजपा के साथ थी वो न्यूज एंकर सब शिवसेना की तरफदारी करते थे। आज जब शिवसेना भाजपा को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी में आती है तो किस तरह से सरकार गिराई जाए, ये आपका षड्यंत्र रोज होता है। अरे षड्यंत्र की राजनीति कब तक चलेगी ऐसे? ये 1 साल अब होने आया है। राजदीप जी आप दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं षड्यंत्र की राजनीति कब तक चलेगी? राजनीति षड्यंत्र से ही चलती है। माय फ्रेंड, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कंस्पायरिंग। नहीं, मैं सॉरी, समय, हर चीज का समय होता है। कोविड में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। आपको साथ में आकर काम करने के लिए 3 महीने आप नहीं कर सकते? क्या करते हैं? सुशांत केस जो सुसाइड का केस है उसे मर्डर बता के बिहारी प्राइड वर्सेस महाराष्ट्र करते अच्छा हैं। ये बताइए, अब ये देखिए, हिमाचल वर्सेस, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि नेता नगरी में कुछ टू द पॉइंट सवाल लेते हैं और उनके जवाब। मेरा पहला सवाल ये है कि एक एक्टर, बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर, उनकी मौत होती है, मुंबई पुलिस जांच करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अभी सीबीआई जांच कर रही है, अभी उसमें कोई गिरफ्तारी बड़ी नहीं हुई है। इन सब के बीच एक ड्रग्स का केस शुरू होता है। हालांकि कई उसमें मैंने देखा पत्रकार टीवी के चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि सबसे पहले हमने वो स्क्रीनशॉट दिखाए। अगर आप वो चार्जशीट देखें जो एनसीबी ने कोर्ट में पेश की है, रिमांड कॉपी सॉरी, तो उस रिमांड कॉपी में, चार्जशीट तो आगे आएगी, रिमांड कॉपी में तो इस तरीके से लिखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, प्रोक्योर करते थे, रिया प्रोक्योर करती थी, उनका भाई प्रोक्योर करता था। तो ये किस एसएसआर की लेगेसी की बात हो रही है? अभी जो बात आप कह रहे थे कि किसी को मॉरल ग्राउंड नहीं है, ये जो रिया चक्रवर्ती वाला केस है जिससे ये ड्रग्स वाला एंगल निकला और फिर अब कंगना आ गई, मतलब एक इशू खत्म हुआ, अब रिया जेल में चली गई, आप किसको चेस करेंगे? तो अगले दिन से कंगना शुरू हो गया कि अब कंगना वाले मुद्दे पर चेस करेंगे, सारे बाकी जो देश के मुद्दे हैं वो पीछे हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस ड्रग्स केस का स्टेटस क्या है, एनसीबी के रिमार्क क्या है, और रिया की जमानत आज भी खारिज हुई है। तो उस सबसे पहले उस केस की मेरिट के बारे में बात करें। मैं उस पे ये बात बड़ी सिंपल है। देखिए शुरू कहां से हुआ था मामला, वो देखिए मुंबई पुलिस के पास सबसे पहले केस था। मुंबई पुलिस उस पे सबके बयान ले चुकी थी। मुंबई पुलिस जब बयान ले रही थी तभी ये बात सामने आ गई थी कि गांजा ये लोग पीते थे पार्टी में, सुशांत सिंह राजपूत भी और सारे लोग पीते थे। मुंबई पुलिस के केस में यह बात आ रही थी, लेकिन उस बीच मामला शुरू हो गया। कंगना और इन सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि सुशांत की जान ली है तो वो नेपोटिज्म के वजह से जान ली है। उसके चक्कर में महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ नेता है अनिल देशमुख, उनको मतलब सबको आश्चर्य लगा जब वो होम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने बयान दिया कि इसकी हम जांच करेंगे, नेपोटिज्म के मामले की करण जौहर को बुलाएंगे। अब वो मुंबई पुलिस को झक मार के उनको बुलाना पड़ा। मुंबई पुलिस के जांच में कहीं भी नेपोटिज्म का मुद्दा नहीं था। वो अनिल देशमुख ने बयान दिया क्योंकि मीडिया में सब चल रहा था, नेपोटिज्म सभी लोग कर रहे थे, तो अनिल देशमुख ने उस पर बयान दे दिया कि भाई नहीं, नेपोटिज्म की भी जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस उसकी भी जांच करेगी। अब होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड चैनल के सामने बोल चुके हैं, तो झक मार के मुंबई पुलिस को सबको बुलाना पड़ा। उस चक्कर में केस हो गया स्ट्रेच, खिंच गया मामला पूरा। उस बीच ये हुआ कि फैमिली को ये लगा कि अरे इसके, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो सारे अकाउंट्स हैं उनकी नॉमिनी है, उसके सारे बैंक अकाउंट्स की नॉमिनी उसकी बहन है प्रियंका सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी है। उन्होंने जब उनके अकाउंट्स को देखा, क्योंकि उनके मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि जो एफआईआर है उसमें उसका जिक्र है कि 15 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे, वो कहां गायब हो गए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो तभी वो कह पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अकाउंट देखे होंगे, उसके बिना तो वो कोई कहेगा नहीं। तो उन्होंने अकाउंट्स में देखा, अकाउंट्स में 15 करोड़ नहीं थे। अब वो 15 करोड़ की गुत्थी इंडिया टुडे के स्टिंग ने सुलझा दी है, हालांकि कि 15 करोड़ उसको मिले ही नहीं थे, फिल्म साइन नहीं हुई थी। खैर, तो उस पर एफआईआर हो गया। अब उस पर 0 एफआईआर करने के बजाय बिहार पुलिस ने वो मामला दर्ज करके सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया। और आश्चर्य की बात इसमें यह भी है कि नीतीश कुमार जो आमतौर पर कोविड हो या बाढ़ हो उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, इस वाले मुद्दे पर सारे चैनल्स को फोनों से लेकर स्टेटमेंट से लेकर सब कुछ दे रहे थे। तो मामला उधर ही क्लियर हो गया था कि मामला अब हाथ से निकल गया है करके, और अब उसको पॉलिटिकल मामला बन गया पूरी तरीके से। बिहार प्राइड, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अगर कोई बड़ा एक्टर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बिहार का कोई बना है तो वो सुशांत सिंह राजपूत बना है। ये बात
हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा से साहिल जी, कंपैरिजन नहीं हो सकती। सुशांत की बिहार आइडेंटिटी तो उनकी मौत के बाद हाईलाइट की जा रही है। जब Correct. वो एक्टिव थे तब कभी उनको बिहारी बाबू, दूसरा बिहारी बाबू, ये सब कुछ नहीं कहा गया। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि बिहार का अगर कोई फेमस एक्टर इंडस्ट्री में है तो शत्रुघ्न सिन्हा के बाद वो सुशांत सिंह राजपूत है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े एक्टर है। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को मत भूलिए भाई। नहीं, लेकिन पॉपुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ऑब्वियसली मैं उनको नहीं भूलना चाहता, लेकिन पॉपुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो उसमें मुंबई पुलिस कैसे महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ है, महाराष्ट्र सरकार बिहार के खिलाफ है, ये सब शुरू हो गया। और उसके लिए महाराष्ट्र में जो राजनीति इससे पहले हुई है वो भी कारण है। बिहार में सबको लगता है कि मुंबई में एंटी बिहारी पॉलिटिक्स खेला जाता है। हालांकि वो लोग ये भूल गए कि आज की स्थिति में महाराष्ट्र के दो सबसे वरिष्ठ सरकारी बाबू जो है या सरकारी ऑफिसर्स हैं वो बिहार से हैं। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस के मुखिया है महाराष्ट्र के, वो बिहार से हैं। और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार वो भी बिहार से हैं। मतलब कहने का मतलब कि वहां जन्मे हैं, अभी तो महाराष्ट्र कैडर में है वो। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा माहौल खड़ा हो गया उसमें। अब उस बीच सीबीआई उसमें घुस गई। सीबीआई उस मामले की पूरी जांच कर रही है। सीबीआई को भी समझ में आ गया, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी जांच को बराबर समझते हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई ये मामला कहीं इधर उधर कहीं जा नहीं रहा है। वरना 1-1.5 महीने के बाद अगर सीबीआई अभी भी क्रैक नहीं कर पा रही है तो सीबीआई को भी सवाल उठाना चाहिए कि भाई अभी तक क्या हो गया। पूरे चैनल्स पे तो हमने 10 चीजें अब तक कह दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें घुस गई। मतलब वो तो सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि जिस मामले में 15 करोड़ का कोई अता पता ही नहीं है, रिया चक्रवर्ती के 4 साल के पूरे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को खंगाला गया। रिया चक्रवर्ती के पास जब कुछ नहीं मिला तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चैट्स है उसके जो मोबाइल का डंप लिया था, उसमें जो चैट्स थे, अब उसमें भी देखिए किस तरीके की बात है। ये सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस का जो डंप लिया गया था, उसमें क्या होता है कि डिलीटेड मैसेजेस भी आपको मिल सकते हैं। उसमें उन्होंने कीवर्ड्स डाले ड्रग्स, क्योंकि सबको ही पता था कि वो ड्रग्स जो गांजा है वो उसका सेवन होता था, तो वो ड्रग्स, मैरिजुआना, वो सब डाल के उसपे से जो चैट्स निकले वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी को देने के पहले टेलीविजन चैनल को लीक किए। टेलीविजन चैनल्स ने बाकायदा उसमें नाम लेके वगैरह सब कुछ वो चला दिया। अब मजे की बात यह है कि सचमुच में अगर वो ड्रग डीलिंग में होगी तो सबसे पहला काम ड्रग डीलर क्या करेगा? अपना घर साफ कर देगा। भाई अगर उसने छुपाया होगा तो सबसे पहले तो साफ करेगा, उसका तो टीवी पे नाम दिख रहा है। उसके बाद एनसीपी ने मामला दर्ज किया। एनसीबी ने पूछताछ करने में उनको क्या मिला कि सुशांत सिंह मतलब उनके रिमांड कॉपी में लिखा है वो कि, और इसमें किसी को डिफेम करने की बात नहीं है, जो रिमांड कॉपी में लिखा है वही का वही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर उनका घर का स्टाफ, रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, ये लोग उसे मैरिजुआना प्रोवाइड करने का काम करते थे। ये उन्होंने माना है और उसके लिए जो पैसा दिया जाता था वो भी इनके जरिए दिया जाता था। ये केस बनाकर फाइनली रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। और अब एनसीबी ने एक दूसरा एफआईआर भी रजिस्टर किया है इसके साथ साथ। ये तो हो गया ये वाला एफआईआर, एक दूसरा एफआईआर रजिस्टर किया है कि ये सब मामले से अब जो बाकी बॉलीवुड में जानकारी उनको मिल रही है उसके आधार पर अब वो बॉलीवुड में किस तरीके से रैकेट चलता है वो देखेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बॉलीवुड पिछले 6 महीने में ड्रग्स लेना शुरू किया? बॉलीवुड में जो ड्रग्स, इससे पहले भी बॉलीवुड में ड्रग्स के बहुत सारे मामले निकल चुके हैं। फरदीन खान को तो कोकेन लेते हुए, हेरोइन खरीदते हुए पकड़ा गया था, ठीक है, और उसके बावजूद उनको सजा क्या हुई? 6 महीने का उनको प्रोबेशन दिया गया। कई सारे एक्टर्स को रेव पार्टी में पकड़ा गया, उन्होंने बाकायदा कोर्ट पे जाके माफी मांगी और उनको प्रोबेशन पे छोड़ दिया गया। अब ये जब आपके सामने पूरा मामला है और आपको पता है कि मारिजुआना यानी जिसे हिंदी में गांजा कहते हैं वो भारत में कितना इजीली अवेलेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको लीगल करो, वो तो अलग डिबेट है, अब उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुंभ से लेकर बाकी आप कोई भी घाट से लेकर कहीं भी आप जाके देखिए उस गांजे का क्या सेवन होता है। ये हमारे जो व्यूअर है उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको पता है ये सब चीजें। तो इस मामले में आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप यह लगाया गया है कि ये मुहैया कराने के लिए, फाइनेंस करने का यानी पैसे मुहैया कराने का काम रिया चक्रवर्ती करती थी। इसके लिए वो इस सिंडिकेट में शामिल है। देखिए वो सिंडिकेट बन गया पूरा एकदम, उस सिंडिकेट में वो शामिल है। रिया चक्रवर्ती दोषी है क्या ड्रग्स वाले मामले में? हाँ बिल्कुल, वो प्रोक्योर करती थी, वो बात उसने मानी है। वो खुद सेवन करती थी क्या? वो बात उसने खुद नहीं मानी है। लेकिन अगर उसके घर पे कोई, क्योंकि रेड किया था एनसीबी ने, अगर उसके पास कोई रिकवरी मिलती तो हो सकता है उसमें भी उसको सजा हो सकती थी। ये बात कॉमन है क्या? ये बिल्कुल कॉमन है।
सिर्फ बॉलीवुड में कॉमन है क्या? नहीं, उसके पूरे देश में यह बात कॉमन है। तो अब ये मामले को जो बोर्ड मिल चुका है, कल अगर सीबीआई का केस चला, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद अगर पता चला कि इस पे कुछ भी नहीं निकला है, तब रिवर्स गियर में जाने की तो हमारे पास कोई जगह है नहीं, तो वो क्या होगा उसका फिर? ये मेरे सर सौरभ भाई, नहीं सौरभ और साहिल ने बड़ा अच्छा इसका पूरा विवरण किया, लेकिन मैं दो बात आज कहना चाहता हूँ, और अब दुख से, गुस्सा हो गया, मैं दुख से कहना चाहता हूँ। आपने बार बार कहा सौरभ भाई, और कई लोगों ने, आपके दर्शकों ने, जस्टिस फॉर सुशांत, न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए। जब इस तरह की मौत होती है, लोगों को स्वाभाविक है चाहिए न्याय। मुझे बताइए क्या न्याय मिला? अब एक रिमांड कॉपी आती है एनसीबी की, अगर ये केस कोर्ट मानती है कल, तो क्या सच्चाई क्या आती है कि सुशांत जो था वो रेगुलरली गांजा लेता था? क्या ये आप चाहते हैं? क्या ये न्याय बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ड्रग एडिक्ट एक तरह से थे, और एक कल्चर उन्होंने बना था जहां उनके घर के लोग भी उनको ड्रग्स देते थे? दूसरी दुख की बात, और ये मुझे दुख लगता है, एक बेचारा वहां काम करने वाला दीपेश सामंत और वो सैमुअल मिरांडा, उनके घर में काम करते हैं। आपका बॉस आपको कहता है मुझे ये चाहिए, वो जाकर ले आता है उनको, आप कहते हैं वो ड्रग सिंडिकेट में है। वो बेचारा 10-15 हजार उसको की नौकरी थी। उस आदमी को अगर आप उनका बॉस कहे, जो बड़ा फिल्म स्टार बन गया है, वो कहे कि ये ड्रग लेके आइए, वो क्या कहेगा कि सर मैं नहीं ले आऊंगा? अब आप रिया को छोड़ दीजिए, जो उसको होना है हो जाएगा। आप सुशांत तो बेचारा है नहीं हमारे साथ, उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। और क्या हमारी देश की एनसीबी, जो इंटर स्टेट कनेक्शन, इंटरनेशनल माफिया को ढूंढना चाहिए, इस बात पर आ गई है कि किसके घर में कौन गांजा दे रहा है, और 15,000 से मैं क्रेडिट कार्ड से ले रहा हूं, और आप कह रहे फाइनेंसिंग। देखिए जिस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, और हम जो मीडिया वाले हैं वो लाइन ले लेते हैं, जैसे साहिल ने कहा कोई व्हाट्सएप लेके हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। ये क्या हो रहा है? पहले तो आपने कहा था व्हाट्सएप में एयू कौन है, एयू, तब आपने आदित्य ठाकरे पर इल्जाम लगाया। अब आप व्हाट्सएप के जरिए पूरा ड्रग सिंडिकेट की बात करें। मैं कह रहा हूं अगर पकड़ना है तो वाकई बड़े ड्रग माफिया को पकड़िए। ये क्या चल रहा है? ये दुख की बात है सौरभ। मुझे इस देश के जनता से पूछना है, क्या एनसीबी यही काम करेगी? क्या ईडी यही करेगा? क्योंकि केवल राजनीति से सब कुछ प्रेरित है इस देश में, क्योंकि चुनाव जीतना है। क्या इस लेवल पर हम आ गए हैं? अगर फिल्म जगत में इतने लोग ड्रग पे संपर्क करिए आप कार्रवाई, फिर ये कब तक चले? और ये कोई कार्रवाई हुई? वो बेचारा दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को आप ड्रग सिंडिकेट कहते हैं, क्या करेगा? कौन उनको नौकरी भी कल नहीं देगा? कहां हो गया न्याय? किसका न्याय? सुशांत को न्याय मिला? ये न्याय कि अब साइकियाट्रिस्ट के जितने बातें आती है वो भी दर्शकों के सामने आती है, हालांकि ये सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मेंटल इलनेस की बात। अब आप क्या और कौन सी बात आती है दुनिया के सामने कि ये ड्रग ले रहा था? ये रिमांड कॉपी में है, ये मैं और साहिल नहीं कह रहे, ये रिमांड कॉपी में है कि दे वर प्रोक्योरिंग द ड्रग्स फॉर सुशांत, हु वाज आल्सो पार्टली फाइनेंसिंग इट विद रिया। आप रिया को फंसाने में सुशांत की बदनामी कर रहे हैं, क्या ये आपकी क्या न्याय है? ये कब तक चलेगा? और कब तक हमारे पत्रकार और न्यूज एंकर, मैं रिपोर्टर को नहीं दोषी मानता, न्यूज एंकर और एडिटर कब तक ये अपनी इस तरह की पत्रकारिता करेंगे? आपने सवाल नहीं पूछने चाहिए एनसीबी को या ईडी को या सीबीआई को? जो भी वो कहे हम चलाते हैं। और देखिए आप रिमांड कॉपी देखिए, लोग हंसेंगे। आज डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस ऑफिसर जो पहले कांग्रेस में थे, आप में, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। कौन पकड़ा जाता है ये मैरिजुआना केसेस में मुंबई में? मैक्सिमम केसेस में कोई वॉचमैन, कोई छोटा आदमी पकड़ा जाता है। 75 उन्होंने एक विधि करके लीगल पॉलिसी रिसर्च है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है मुंबई का। कौन पकड़ा जाता है? कोई छोटा वॉचमैन या इसमें हाउस हेल्प, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत। कहां गई आपके बड़ी मछलियां? और क्या है ये? और किस तरह से हमारी रूल ऑफ लॉ ऐसे चलेगा? हमें विश्वास है हमारे रूल ऑफ लॉ में, पर धीरे-धीरे विश्वास कम होता जाएगा अगर इसी तरह से वाली बात। दूसरा जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि ये जो बीएमसी की कार्रवाई हुई है और इस पर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई है, इस पर साहिल जी आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? क्या
देखिए, अभी हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो उसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पिटीशन फाइल हुआ है कंगना रनावत की तरफ से, वो साइंड पिटीशन नहीं था। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि हमको नया पिटीशन फाइल करना, इसके लिए अदालत ने उसको टाइम दिया है। जो टिप्पणी की गई है वो जाहिर सी बात है, जस्टिस कांटावाला जो है वो इस तरीके की टिप्पणी पहले भी कर चुके हैं और वो सरकार को कई बार झाड़ते हैं इस तरीके के केसेस में। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, क्योंकि वो बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ अगर वो कहते हैं कि नहीं इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ना गलत था, तो फिर तो बाकी जो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनकी चांदी हो जाएगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट को यह भी देखना है कि हाँ, इसमें यह बात तो है कि भाई एक ही दिन में आपको सब जवाब देना था, और बीएमसी क्या सो रही थी इससे पहले? अचानक आपको सर्वे करने की बात सूझी, जबकि पूरे मुंबई में कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं। तो हाईकोर्ट का फैसला भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसमें, क्योंकि वो दोनों चीजों पर ध्यान रख के उनको इस तरीके से फैसला देना होगा। देखिए, बीएमसी, आपको एक बात समझनी होगी, सरकारी यंत्रणा कभी भी कोई भी काम करती है तो वो इलीगल नहीं करती है। अगर किसी को तकलीफ भी देती है तो वो इलीगल चीज के आधार पे नहीं देती है, लेकिन पैरिटी नहीं रखती है। मुद्दा यहां पर आके आता है। पैरिटी मतलब यह होता है कि आप एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय नहीं दे सकते। तो कंगना को पर कार्रवाई कर रही है तो मनीष मल्होत्रा पर भी होनी चाहिए, जो उधर ही उनका घर है। उसको 7 दिन का नोटिस क्यों, उसको 1 दिन का नोटिस क्यों नहीं? मनीष मल्होत्रा पर कार्रवाई हो रही है तो उसी तरीके की कार्रवाई बाकी तमाम झुग्गियां, झोपड़ियां और बाकी सारी चीजें उस पर भी होनी चाहिए। तो मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बजाय पैरिटी का हो जाता है। फिर सबका गलत सही होना चाहिए या तो सबका गलत गलत होना चाहिए। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी उसमें, और हाईकोर्ट ने उसमें सही, जो उनको भी समझ में आ गया है मामला। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता है, सबको समझ में आता है कि कौन सी चीज जानबूझकर की जा रही है, और यह बात हाईकोर्ट को भी समझ में आ गई है। लेकिन जो इलीगल एस्पेक्ट है उस पे हाईकोर्ट क्या बोलती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सौरभ, ये मामला जो है बदले की भावना से किया गया है, ये आप जानिए, और सत्ता का दुरुपयोग है। 2016 जनवरी और जुलाई 2019 के बीच बीएमसी के सामने 52,154 वेरीफाइड कंप्लेंट्स थे कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। बीएमसी 4,167 उनमें कंप्लेंट में काम करती है, कार्रवाई करती है। तो इतने साल में आप केवल इतना करते हैं और कंगना को 1 दिन का नोटिस देते हैं, गलत है। यही तो शिवसेना की गलती हुई है। और अब कंगना जरूर कह सकती है कि मैं एक विक्टिम बन गई हूँ, कि मुझे एक तरह से टारगेट किया गया, जो सही है। नहीं, समय का अभाव। एक आखिरी बात आप एक जानिए सौरभ भाई, आप कहते हैं ना कंस्पिरेसी थियरीज होती है राजनीति में, लेकिन राजनीति में एक मोरालिटी होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए राजनीति जी। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क सुन लीजिए, इसी पर है। सत्ता का दुरुपयोग कोई भी करे, फिर वो शिवसेना हो या कोई टीवी न्यूज का एंकर अपने पोजीशन का दुरुपयोग करे, हमने सबके खिलाफ बोलना चाहिए। हमें ट्रूथ टू पावर दिखाना है। जो सत्ता में है उन्हें अपना आईना दिखाना है। हम उनके प्रोपेगेंडिस्ट ना बने, जो भी हो फिर वो। ये आप जानिए दोस्त, ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरे महाराष्ट्र को मुझे बहुत दुख होता है। आपने कहा ना आप ज्यादा बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये मेरा प्रदेश है। एक तरह से मैं मानता हूँ देश मेरा भारत है, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे मुंबई को जिस तरह से बदनाम किया गया है, और जिस तरह से मुंबई के राजनेताओं ने और यहाँ कई और लोगों ने जिस तरह से ये राजनीति चलाई है, ये घिनौनी राजनीति है। प्लीज। ठीक है राजदीप जी, आपका शोक लोगों तक पहुंच गया। साहिल जी, एक छोटा सा मैं इसमें से ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू कम टू द कंक्लूडिंग रिमार्क अबाउट दिस। एक बड़ी दिलचस्प चीज है इसमें कि पहले ऐसा होता था कि कई सारे नेता या शर्म के मारे बयान से पलट जाते थे, या फिर कोई भी बड़ी कार्रवाई इस तरीके से अगर लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा गलत हो गई है तो वो शर्मनाक लगता था लोगों को कि यार ये गड़बड़ है करके। लेकिन आज की तारीख में उसको लोक मान्यता मिल गई है एक तरीके से। लोग भी इस चीज को पसंद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा लगता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखो या टेलीविजन रेटिंग्स देखो तो यही चीज लोगों को पसंद आ रही है। तो जो लोग ये नहीं करना चाहते, क्या उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है आज की तारीख में जर्नलिज्म में? ये भी बात सॉरी ये नहीं, मैं ये नहीं मानता। और अगर इसी तरह से गिरावट की पत्रकारिता होगी तो फिर आप कल कहोगे कुछ भी चलेगा। ऐसा है कि मैं आप लोगों को रोकूंगा यहाँ पर। राजदीप जी, साहिल जी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम खुद मीडिया में हैं, हमारे खुद प्लस माइनस है, तो इसलिए मैं मीडिया पे कमेंट से बचता हूँ। क्योंकि जब आप खुद उसका हिस्सा हैं, अच्छे रूप में बुरे रूप में वो जनता तय करेगी, तब आप उसमें क्या पोजीशन है वो एक पर्सनल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। पढ़ा कि नहीं सौरभ भाई, आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा कि नहीं कि केवल टीवी न्यूज नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कोर्ट, पुलिस, पॉलिटिशियन,
फिल्म अरे इंडस्ट्री और राजदीप जनता, जी, इन सब पर हमारी सवाल भी है, सुन लीजिए। इन सब पर सवाल है, इन ठीक सब है, पर सवाल है आज। ठीक अगर है। आप हम कहते ये हैं टीवी गंभीरता डिबेट से वालों हमें का यही होता है, अर्थव्यवस्था बोलने नहीं देखनी देते चाहिए हैं दूसरों और को। बात करेंगे इन सब चीजों पर। अच्छा नहीं, सुन आज लीजिए में मेरी बात, इस बार मेरी बात सुन। एक मौका मिला अरे है, मेरी आज बात तो सुन बहुत लो दिनों के बाद महाराज। मौका मिला। हाँ बताइए। देखिए मौका मिला, और नेता नगरी में हमारी कोशिश भी रहती है, चाहे हम बिहार पे बात करें चाहे महाराष्ट्र पे, कि एक दूसरे पर चीखें चिल्लाए नहीं, सुनने के लिए आए। साहिल जी ने अपनी बात कही, आपने कही। बिल्कुल। देखिए सत्ता जो आती है वो कुछ अपने प्रयत्नों से आती है और कुछ लोग के समर्थन से आती है। चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, आप लोगों के पास कुछ नारे, कुछ वादे, कुछ नैतिकता, कुछ प्रॉमिसेस लेकर गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता। जब आप एक एक्टर और एक्ट्रेस बनते हैं तब भी आपके पास एक सत्ता होती है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है इन्फ्लुएंसर, रोल मॉडल। बिल्कुल। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, उसका लाखों करोड़ लोगों पर असर पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो एकदम से मेंटल हेल्थ पर बात होने लगी कि भाई कोई परेशान है तो इस तरह का कदम ना उठाए, बात करें। इन्फ्लुएंसर की बात होती है। कंगना कुछ बोलती है तो चर्चा होती है, वो सही बोलती है गलत बोलती है, उस पर डिबेट होती है। मेरे देश में डिबेट से परहेज नहीं होना चाहिए। हर मुद्दे पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन क्या ये डिबेट हो रही है या सोशल मीडिया पर जो सस्ती और फूहड़ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है अलग अलग गुटों के द्वारा, उनको वैलिडेट करके ऐसे पेश किया जा रहा है गोया वही सत्य है। सत्य तथ्य की जमीन पर खड़ा होता है। यू नीड फैक्ट, जिनको वेरीफाई किया जा सके, जिनको सपोर्ट किया जा सके। जो अलग अलग आपने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, प्रोसेस बनाए हैं, पर वो तो हो नहीं रहा है। हम लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यार ट्रम्प चाचा आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। पोस्ट ट्रुथ का जमाना चल रहा है, हमने अंगीकार कर लिया। और आखिरी बात, देश की जनता बहुत गुस्से में है। देश की जनता से मैं अब ये संबोधित कर रहा हूं, आप बहुत गुस्से में हैं। आपका गुस्सा जायज है, हमको भी गुस्सा आता है। हम राजदीप जी की तरह बोलते नहीं है गुस्से में। हमको बहुत गुस्सा आता है जब हम देखते हैं कि देश में लिटरेसी रेट 70 साल के बाद भी 77% के ऊपर नहीं जा पाया। हमको गुस्सा आता है। हमको गुस्सा आता है जब हम किसी मजदूर वर्ग के बच्चों से बात करते हैं, चाहे वो रूरल महाराष्ट्र हो चाहे रूरल बिहार हो, और ना उन्हें परिवार नियोजन पता है, ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी पता है, ना उन्हें पोषण पता है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेलते रहते हैं और आगे जाके मजदूर बनते हैं और इसी भट्टी में झोंक दिए जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है हमको देख के गुस्सा आता है कि नई पॉलिसीज आती हैं, उन पे कायदे की डिबेट नहीं होती, नेम कॉलिंग होती है, तू तड़ाक की भाषा में बात होती है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। और ये सब उनके द्वारा बोला जा रहा है जिनकी सत्ता को आप लोगों के समर्थन से वैधता मिलती है। तो आपके गुस्से को कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है? आपके हाथ में एक कुदाल है, आप उस कुदाल से किसी की दीवार गिराते हैं या किसी बंजर जमीन पर जोरदार प्रहार करके एक पौधा उगाते हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि आप ही के नाम पर सारी पॉलिटिक्स होती है, आप ही के नाम पर मैंडेट बनाए जाते हैं, आप ही के नाम पर एजेंडा चलाए जाते हैं। तो आपको ये तय करना है कि आपका मुद्दा क्या है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है। बाकी एक ड्रामा चल रहा है, क्योंकि टीवी सीरियल आजकल शूट नहीं हो रहे हैं, तो आजकल न्यूज को टीवी सीरियल की तरह पेश किया जा रहा है कि भैया पल पल कुछ घट रहा है, चिपके रहो, जगह जगह कैमरे लगे हैं, एक किरदार आएगा दूसरा जाएगा, सस्पेंस खत्म नहीं होने देंगे, तमाशा हो रहा है। मेरे दोस्त सर, मैं एक बहुत अच्छा आपने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा। ये बिग बॉस है, रियलिटी टीवी के साथ जुड़ गया है और व्यूअर जो है वॉयर बन गया है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात 30 सेकंड में कहता हूं, न्याय की बात होती है, गुस्सा क्यों आता है? न्याय पर सुशांत जरूर, पर न्याय उन बच्चों के लिए नहीं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से IIT नीट करने जा रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं, तब न्याय कहा जाता है। तब सत्ता वाले उसके न्याय के बारे में बात नहीं करते। जब श्रमिक जो है मुंबई छोड़कर बिहार जाता है, वहां उनको नौकरी नहीं मिलती, तब कहां गया आपका न्याय? तब आप न्याय नहीं करते, उन श्रमिकों के लिए न्याय नहीं। तब आप कोई सोशल मीडिया कैंपेन उन श्रमिकों के लिए नहीं उतारते। एक्टर की अपनी जगह है, अपनी पहचान है, अपनी इन्फ्लुएंस है, लेकिन केवल भावनाओं पर सोसाइटी नहीं चलती सकती, राजनीति नहीं। भावनाओं का सही इस्तेमाल करिए राजदीप जी। आज आपने अपनी भावनाओं का खूब प्रदर्शन किया। साहिल जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सौरभ, थैंक यू।
थैंक यू। अब बारी है नेता नगरी की दूसरी सुर्खी की। बात होगी बिहार की, और इस बात में हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह पटना से। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। थैंक यू। तो महाराष्ट्र वालों को ये लग रहा है कि रिया, सुशांत, कंगना, शिवसेना खबरों में है। बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई, फडणवीस और ठाकरे की लड़ाई, कभी राउत, कभी शरद पवार, कभी दिल्ली से वायु श्रेणी की सुरक्षा। पर हमें ऐसा लगता है कि जो असल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसका करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर भी पड़ने वाला है, वो बिहार में हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा संतोष जी और राजदीप जी कि आरजेडी का घर कितना बिखरा हुआ है। जो रघुवंश बाबू चिट्ठी लिख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद से साथ खड़ा हूं, मतलब 32 साल से ज्यादा हो गए। और मुझे वो झगड़ा भी याद आया जो अनूप लाल यादव और मेरे ख्याल से दूसरे नेता गजेंद्र करके थे, कोई गजेंद्र, हिमांशु, विनायक मंडल और लालू यादव, तो कई गुट थे। और विधायक दल के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और ये सब लोग जितने यंग टर्क्स हैं उस टाइम के, नीतीश, शिवानंद और रघुवंश बाबू, ये सब जुटते हैं लालू के पीछे, और लालू नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। उसके बाद लालू सांसद बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं। तो वो सब होता है। वो छोड़ के गए, चिट्ठी लिखी, फिर एक चिट्ठी लालू प्रसाद ने लिखी कि ऐसे कैसे चले जाइएगा, आप स्वस्थ होकर लौटे। एक चिट्ठी तेज प्रताप लिख रहे हैं, पिताजी से मिल रहे हैं जेल में जाके, अस्पताल में, या बल्कि कहिए कि बंगले में डायरेक्टर के, कि हमें ये 4 सीटें चाहिए, एक अंगेश सिंह के लिए, एक फलाने जी के लिए, एक ढिकाने जी के लिए। तेजस्वी के यहाँ अलग चीजें हैं, जो इनकी पार्टी के आइडियोलॉग्स हैं वो सब अलग रिसाने फिर रहे हैं, जो इनके यूपीए के साझेदार हैं वो अलग रिसाए फिर रहे हैं। मांझी तो चले ही गए। तो चल क्या रहा है आरजेडी के घर में, उनकी तैयारी क्या है, उनका नारा क्या है? पिछले दिनों में पटना में था तो कुछ एक होर्डिंग्स मुझे दिखी, और रणनीति क्या है संतोष जी? देखिए, मैं सबसे पहले आपने रघुवंश बाबू की चर्चा की, तो मैं शुरुआत रघुवंश बाबू से ही करना चाहता हूं। आप जानते हैं बहुत कद्दावर नेता हैं। आरजेडी के 2 नेताओं के बारे में हमेशा से कहा जाता था कि ये दोनों नहीं छोड़ेंगे, एक रघुवंश प्रसाद सिंह, दूसरे जगदानंद सिंह। और आपने देखा होगा कि एक बार 2009 का चुनाव याद होगा, लालू जी के खिलाफ जो 3 और सांसद थे, तीनों अपर कास्ट राजपूत थे। लालू प्रसाद ने एंटी अपर कास्ट की पॉलिटिक्स की, तो एक फुल सर्किल आ गया। तो 9 ने बताया, उसमें एक रघुवंश बाबू भी थे, जगदा बाबू भी थे, बक्सर से, ये वैशाली से। अब देखिए, रघुवंश साहू की समस्या कब शुरू हुई? रघुवंश साहू की समस्या शुरू हुई कि ऑफकोर्स वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे। बैक टू बैक 2 लोकसभा हार गए। 14 में एलजेपी के रामा सिंह से हार गए। 19 में अब जो उनके पॉलिटिकल मैनेजर थे, उनकी पत्नी से हार गए, बीना सिंह से हार गए, जो जदयू में चली गई। तो उसके बाद एक तरह से उनको एक पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन चाहिए था, कुछ न कुछ, जो कि उनको नहीं मिल रहा था। इसी बीच में जो उनके पार्टी में धूल विरोधी जगदानंद सिंह, उनको पार्टी ने नहीं जगदानंद सिंह की बात बोल रहा अध्यक्ष बना दिया, हाँ। स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। स्टेट प्रेसिडेंट उनके स्टेचर के हिसाब से हालांकि कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन एक तरह से उनको एक महत्वपूर्ण रोल लालू जी ने दिया कि भाई आपको एक जिम्मेदारी देता हूं कि हमारे बच्चों को देखिए, उनको गाइड कीजिए मेरे एब्सेंस में। और उनको बच्चे सम्मान से देखते भी हैं, और जगता बाबू जी बोलते हैं उनको, तेजस्वी। तो वो रेस्पेक्ट मिलता है। हालांकि कभी कभी बीच में तेज कुछ बोल देते थे, लेकिन बाद में तेज ने भी बोलना शुरू कर दिया, बंद कर दिया उनके खिलाफ। लेकिन इनके विरुद्ध जो है, हाल एक तो हो गया जगदानंद का बनाना, नंबर 1, और नंबर 2, हाल में एक बयान दे दिया तेज प्रताप ने कि एक अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकल भी जाएगा तो क्या हुआ। वो रेफरेंस, जो एक पॉटफुल ऑफ वाटर का जो रेफरेंस था रघुवंश बाबू के लिए, कहीं ना कहीं उनको साल गया। वो उनसे बड़ी उनको तकलीफ हुई, और एक तरफ से पार्टी में कुछ मिल नहीं रहा था। और तीसरी बात जो चल रही थी, जो आप इशारा कर रहे थे, वो रामा किशोर सिंह महनार में अच्छा इन्फ्लुएंस है। 2019 के चुनाव में क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस कोटा का आपको याद होगा कि आरजेडी ने विरोध किया था। तो कहीं न कहीं लेकर के राजपूत के मन में एक तरह से हुआ कि रघुवंश बाबू को जितनी इसकी लड़ाई करनी थी, विरोध करना था, उन्होंने नहीं किया। भले ही हारने का मुख्य कारण मोदी फैक्टर था, वो हार गए। तो अब रामा सिंह को लगता है कि आरजेडी एक जगह है, वहां से जाकर के हम महनार में कम से कम असेंबली सेगमेंट में अपनी पत्नी को मोस्ट प्रोबेबली और या किसी को लड़ा करके हम वापसी करें।
जो ये कि महनार इनको की जो सीट है ये वैशाली में आती है, हाजीपुर के आसपास कहीं? वैशाली में आती है, वैशाली में आती है। तो वहां एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है अपर कास्ट का। तो एक इनको ये था कि ये एक होता है ना कि लास्ट स्ट्रॉ था इसमें, कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी कुछ चल नहीं पा रही थी, तो ये दबाव बना रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, बोल रहे थे, बयान दे रहे थे। फिर इनको कोविड हो गया, वापस होकर के आए, फिर लालू जी का संदेश जाता है इनको, तो लेकिन कुछ बात बनी नहीं है। ये बैक चैनल से रामा सिंह प्रयास करते रहे। अब बातचीत चल रही है कि शायद, मुझको जहां तक पता चला, इनको एम्स में जाने के पहले किसी ने पूछ दिया था कि अगर रामा सिंह की पत्नी आ जाए आरजेडी में तो आपको कोई परेशानी, तो इस बात से उखड़ गए इस प्रश्न से कि ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए उनका आपने पत्र सांकेतिक कितना मतलब सिंबॉलिक पत्र है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद में 32 साल आपके पीछे खड़ा रहा, अब नहीं। और उसी अंदाज में हैंड रिटन लेटर में लालू जी ने भी उनको जवाब दिया कि हम आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो एक भावनात्मक एक संवाद तो हुआ, लेकिन एक सेकंड जनरेशन के को जो मैसेज दिया कि सीनियर्स लीडर्स को कैसे तुम ट्रीट करोगे, जैसे शिवानंद तिवारी हैं, उनको क्या भूमिका दोगे, तो उसकी आरजेडी में क्लैरिटी नहीं है। और इसी कारण देखिए 2 पावर सेंटर हो गया है। एक तरह से ऑफकोर्स तेजस्वी है, दूसरा आपने थोड़ा सा कहा कि इसका 4 सीट के लिए मांग कर दी तेज प्रताप ने। हर एक पिछली चुनाव में भी उसने अपने कैंडिडेट के लिए किया था मांग, इस बार भी 4 सीट के लिए कर दिया आपने। वो एक अंगेज के लिए किया है, नालंदा में धर्मेंद्र है, एक सासाराम में डॉक्टर कोई संदीप है, एक और एक सीट है। 4 सीट के लिए उन्होंने मांग दिया, और ऑफ कोर्स अपने लिए हसनपुर से या फिर एग्जिस्टिंग जो उनकी सिटिंग सीटें महुआ, वहां से लड़ेंगे। तो ये जब चुनाव पास आता है ना, तो इनको लगता है कि अपना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 2 भाइयों के बीच में हो जाता है, तो कोई परेशानी होती है, पिताजी से मिलने चला जाता है कि हमारे नेता पिताजी हैं। तो एक तरह से परिवार के, मैं ये बोलता हूँ ना, अपनी किताब में लिखा है कि तेजस्वी का जो प्रॉब्लम है ना, वो माई और माइन है। मुस्लिम और ज्यादा वोट ही नहीं है, माइन भी है। मतलब कि अपने लोगों को कैसे संभाल के रखें, ये दोनों संकट के बीच में वो पार्टी झूल रहा है, जूझ रहा है। 12, 13, 14 लोग अभी तक जा चुके हैं, और लोग जाएंगे। अलायंस में कोई क्लैरिटी नहीं है कि किसको कितनी सीट दी जाएगी। तो एक तरह से मतलब क्या कहा जाए कि एक जो ग्रैंड अलायंस कभी ग्रैंड बना ही नहीं। अच्छा, राजदीप जी, क्या समस्या है लालू यादव की पार्टी के साथ? आपको क्या लगता है? आप तो कई बार मिले होंगे उनसे, इंटरव्यू किए होंगे लालू जी से, तेजस्वी जी से। उसके पहले मैं रघुवंश बाबू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज। 2009 में मैंने मनमोहन सिंह जी हमारे एडिटर्स गिल्ड में आए थे कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में मैंने उनसे पूछा था, कौन है वो मंत्री जिसके परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? ये यूपीए 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उनमें से 2-3 नामों में जो पहला नाम उन्होंने लिया वो था रघुवंश प्रसाद सिंह। जानिए, जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे तभी तो मनरेगा का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो एक तरह से आज भी आप समझ सकते हैं यूपीए की सबसे बड़ी अगर विरासत हो, पॉजिटिव विरासत हो, तो एक तरह से मनरेगा है। और इसको आगे बढ़ाने में रघुवंश बाबू ने जो रोल अदा किया, आप उनके ब्यूरोक्रेट से भी पूछिए, और जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री से भी पूछिए। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रघुवंश बाबू की बहुत तारीफ की। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे एक व्यक्ति जिसकी तारीफ होती है, जिसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, उसको जैसे ही वो चुनाव हारते हैं 2014 में, उनको आप पार्टी से किनारे में करते हैं। और राजदीप जी, उससे पहले 2009 में रघुवंश बाबू चुनाव जीतते हैं, लालू चुनाव हारते हैं, और रघुवंश बाबू को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने देते हैं। ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल सही। तो 2009 में एक तरह से आप उनको किनारे करते हैं, और 2014 में जब वो हारते हैं तो आप पार्टी से भी किनारे करते हैं, ना केवल दिल्ली की राजनीति से, लेकिन पार्टी से। उनके बदले आप कई लोगों को राज्यसभा भेजते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू को नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लालू जी की कमजोरी भी बताता है। आज आप चिट्ठी लिख रहे हैं, भावुक चिट्ठी लिख रहे हैं। आपने 2009 में उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? 2014 में आपने उनको एक तरह से राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? ये सवाल लालू जी को क्या जवाब देंगे लालू जी? और प्रॉब्लम ये है, जो संतोष जी ने कहा कि एक बार एक पार्टी पारिवारिक पार्टी बन जाती है, उसमें फिर पुत्र मोह हो जाता है। और यहाँ तो 2 बेटे हैं, उनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, उसमें रघुवंश बाबू जैसे बुजुर्ग नेता जो कर्पूरी ठाकुर के जमाने से आए हैं, लालू जी से कई सालों से जुड़े, उनका क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम हर पार्टी में है। हर जो पारिवारिक रीजनल पार्टी है, वहां जो
बुजुर्ग नेता है, उनको एक ना एक दिन ऐसा लगता है कि ये पार्टी वही पार्टी है क्या जिसपे मैं गया था? क्या हुआ उस सोशल रेवोल्यूशन का? वो तो नहीं, सोशल रिवोल्यूशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन साधु यादव और सुभाष यादव के साथ विधायक दाखिल हुए और कहा कि हमारी नेता राबड़ी देवी है, और सबने खड़े होकर ताली बजा दी। उसकी तो बात ना हो। नहीं, वो तो सही है, लेकिन कम से कम, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कम से कम एक रिस्पेक्ट तो था रघुवंश बाबू को, एक रिस्पेक्ट तो दिया जाता था। वो रिस्पेक्ट भी अब अगर आप नहीं देंगे तो क्या आप चुनाव हार गए, रिस्पेक्ट भी नहीं मिला, ना आपको राज्यसभा भेजा गया। तो एक तरह से मुझे लगता है रघुवंश बाबू के डिक्लाइन में आप आरजेडी का डिक्लाइन देख रहे हैं। देखिए, इसमें ये जिस तरह से कमजोर हो गई है, एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है ना कि भाई आप कब तक ओल्ड गार्ड को ढोएंगे? आप फ्रेश लोगों को लेके आएंगे राज्यसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में। नहीं, आप अपनी बेटी को लाते हो वहां, आप प्रेमचंद गुप्ता को लाते हो वहां, आप अपने, नहीं तो प्रेमचंद गुप्ता ओल्ड गार्ड है या न्यू गार्ड है, ये मुझे बताइए ना। मनी गार्ड है, मनी गार्ड। नहीं, तो ये तो फिर ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड कहाँ रह गया? आप विचारधारा से हट गए हैं। आपने एक तरह से, जैसे मैंने कहा, अपने पार्टी को पारिवारिक पार्टी बनाया है। तो रघुवंश बाबू जैसे लोग जो जानते, आपकी बात सही है कि राबड़ी देवी को जब बनाया तब रघुवंश बाबू क्यों नहीं कुछ बोले। फिर भी जो भी है, एक ऐसे नेता को, जो मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, वाकई मुझे लगता है रघुवंश बाबू फिट नेता थे राज्यसभा आने के लिए, लेकिन आपने उनको नहीं बनाया। मुझे नहीं लगता लालू जी उनको चैलेंजर मानते थे, लेकिन लालू जी को लगा अगर रघुवंश बाबू राज्यसभा में शायद अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे तो शायद उनकी एक नेशनल इमेज बनेगी। और ईर्ष्या नहीं, लेकिन कैसे कमजोर किसे किया जाए, ये मुझे लगता है ये लालू जी की वीकनेस है। पुत्र मोह, परिवार मोह किसी भी नेता की वीकनेस बन जाती है एक ना एक दिन। वही आरजेडी को हुआ है। वो तो खैर 23 साल पहले ही शुरू हो गया था। पर नहीं, पर अब नहीं सर, 23 साल पहले और अब में फर्क क्या है? 23 साल पहले आप पार्टी नंबर 1 थे, अब आप पार्टी नंबर 1 नहीं है, अब आप विपक्ष की पार्टी। 2005 में ही नहीं रहे थे, तो फिर 15 साल हो गए उसको भी। तो ये तो समय होता है लोगों को जोड़ना ना। यही तो कांग्रेस में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी यही दुविधा है आज। लालू प्रसाद यादव की पार्टी की चिंता तो ये होनी चाहिए कि जो 2010 का चुनाव टैली के लिहाज से सबसे खराब चुनाव था उनके लिए अब तक का, उसमें भी वो 18-19% वोट पा गए थे। तो क्या वो अपने दम पे इतना वोट पा पाएंगे? मेरा संतोष जी सवाल ये है कि जब हम आरजेडी की बात करते हैं तो कई कद्दावर नेता थे जिनका जिक्र आता था। अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातवी, वहां पे आपके अररिया किशनगंज वाले एरिया में तस्लीमुद्दीन, बक्सर वाले एरिया में जगदा बाबू, वैशाली वाले एरिया में रघुवंश बाबू, ऐसे तमाम नेता थे। अरे रामकृपाल यादव पटना में रामकृपाल यादव थे, ये सब थे। ये सब लोग लालू के सक्रिय रहते रहते गए हैं। तो क्या इसका एक इंटरप्रिटेशन ये किया जाए कि लालू अपना कुनबा नहीं संभाल पाए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि सब तेजस्वी के आने से हुआ। चीजें तो लालू के सामने बिगड़नी शुरू हो गई थी, कभी श्याम रजक गए, कभी कोई और गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज अखिलेश यादव के लिए भी कही जाती है, बाकी यंग टर्स के लिए, उद्धव के लिए कही गई महाराष्ट्र में, कि जब ये लोग आते हैं तो ये जो पुराने लोग हैं वो उनको एकदम बहुत ही अंकल फैक्टर बोलता हूं मैं उसको, कि अरे जैसे ये जब अजीत सिंह ने दावेदारी की यूपी में मुख्यमंत्री के पद की, तो ताऊ देवीलाल बड़ा गुस्सा गए, बोले मुझे चुनौती कर रहा है चौधरी साहब, क्या मैं बैठा रणनीतियां बनाता था तब ये कच्चा पहन के घूमता था। तो ये जो अंकल फैक्टर होता है ना, अच्छा पॉइंट है। हाँ, अंकल फैक्टर अच्छा लगा। हाँ, ये तेजस्वी तो इसको हम स्कूल छोड़ने जाते थे, कहता था अंकल चॉकलेट लाए क्या। अब ये हमको बताएगा कि हम राज्यसभा, तो क्या वो अंकल फैक्टर है या लालू के समय ही शराजा बिखरना शुरू हो गया था क्योंकि विटामिन पी यानी पावर नहीं था? क्या लगता है संतोष जी? देखिए, आपने, राजदीप ने बहुत रामकृपाल यादव की चर्चा की है और आपके सवाल से सीधा ये जुड़ता है। आप देखिए कि 2014 के चुनाव के जस्ट पहले आपको याद होगा रामकृपाल यादव का वो रोता हुआ चेहरा प्रेस के सामने में, और वो उसके बाद मीसा भारती उनसे मिलने के लिए जाती हैं और वो इंतजार करती हैं कि मैं मना लूंगी। किस कारण से रामकृपाल यादव ने छोड़ा था? और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जिसका कि मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, पहली वाली किताब में, कि जब इसको टिकट मिल जाता है लड़ाई करने के बाद, ये लड़के आ जाते हैं
और रामकृपाल यादव निकल जाते हैं और कैंपेन होता है, एक तरफ दोनों चाचा और भतीजी के बीच में लड़ाई होती है। तो मैं एक दानापुर के एरिया में एक जगह मीसा का कैंपेन ट्रेल कर रहा था, तो मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उसी में एक यादव की बस्ती में मुझको लोगों ने पूछा कि क्या हवा है। तो मैंने एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया। मैंने कहा कि देखिए, कुछ इलाके में रामकृपाल जी की अच्छी पकड़ है, कुछ इलाके में मीसा जी की अच्छी पकड़ है। रामकृपाल जी का इमेज अच्छा है कि भाई कोई भी फंक्शन हो, कोई डेथ होता है उसमें जाते हैं, शादी होती है उसमें जाते हैं, तो उनका एक गुड कनेक्ट विद पीपुल है। तो उसने एक आदमी पीछे खड़ा था, उसने लास्ट वाला पार्ट सुना कि ये सिर्फ कि रामकृपाल यादव की बड़ाई कर रहा है। अरे अरे देखो कौन कौन रामकृपाल का एजेंट आ गया। तो उसके बाद फिर मीसा आती है। मैं मीसा को बोलता हूँ कि देखिए, आपके लोग इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आइए, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो वो मैं इसका जिक्र इसलिए करता हूँ, मैं पिटते पिटते बचा उस प्रकरण में, और वो निकल आया, इसका मैंने जिक्र भी किया उसमें। तो ये चीज ये दर्शाता है कि जो राजदीप बता रहे थे कि फैमिली की तरफ जो जाना शुरू हुआ, लालू जी जैसे सीन से कमजोर होते हैं, होना शुरू होते हैं, और उनको क्या था कि मीसा भारती को आउटर कॉरिडोर ऑफ पावर में दिखाना था, इनर सर्किल में नहीं बैठाना था। वो था कि भाई आप उनको लोकसभा भेज दो, राज्यसभा भेज दो। तो वहां उन्होंने पहले किया, और अपने सबसे ट्रस्टेड एलाय दैट टू, जबकि एक और राम श्याम की एक जोड़ी टूट चुकी है, श्याम पहले ही जा चुके हैं आपको, अब आपके पास राम बचा था। वो भी आदमी 30-32 साल इनके साथ रहा, वो आपके पास टूट गया। तो ऐसे करते करते लोग टूट गए। आपको याद होगा तसलीमुद्दीन ने भी पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ के फिर ज्वाइन किया। अब अशरफ फातमी छोड़े, उनके बेटे ने जदयू से टिकट लड़ा, अभी विधायक भी हैं, फिर पार्टी छोड़ करके जदयू में चले गए। एक आदमी है जो जाते जाते बचे, वो अब्दुल वारिस सिद्दीकी हैं। वो भी उनके बारे में था कि वो पार्टी तोड़ के जा रही थी, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन वो भी नाराज थे। तो आप शिवानंद तिवारी राज्यसभा में गए, अभी देखिए बीच में अपना ट्वीट करते हैं, अपना लिखते हैं, अपना इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बात लिखते हैं, लेकिन पार्टी में सक्रिय नहीं है। तो कौन सा ओल्ड गार्ड है, कौन सा जो पुराना आदमी है जो पार्टी में सक्रिय है? तो पावर शिफ्ट तो हो गया है, पार्टी में ट्रांसफर हो गया है। तो ये क्या हो रहा है कि ये होल्ड नहीं कर पा रहा है कि आप या तो तुम एक यंग जनरेशन का लीडरशिप क्रिएट करो, या पुराने लोगों को रिस्पेक्ट हो, या एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करो। कौन है आपके सलाहकार, कौन है? ठीक है, ओके, एक में राज्यसभा एमपी मनोज झा हैं, उसके अलावा 4 नाम बताइए। मैं जब पुराने लोगों से बात करता हूँ, एक बार शिवानंद तिवारी से मैंने पूछा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या आपसे सलाह लेता है तेजस्वी? नहीं, कभी चर्चा नहीं की। हो सकता है मैं ऑन रिकॉर्ड बोलूं, उनको बुरा लग जाए, लेकिन ये बात सही है। तो आप किसी से सलाह नहीं लीजिएगा तो पार्टी कहां जाएगी? आप किसी की सुनिएगा नहीं तो पार्टी बिखराव पर जाएगा। फैमिली की पार्टी बन गई है, इससे इस फैमिली वाले चीज से इनको निकलना पड़ेगा। ये आपने आज बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया है सौरभ भाई, अंकल फैक्टर। और मुझे लगता है आते दिनों में ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि कई जो रीजनल पार्टीज है वो इसी तरह से चली है, और जब वो जो करता धरता उस पार्टी का सीन से गुजर जाता है, या कमजोर हो जाता है, या बिहार में जेल चला जाता है, तो फिर पार्टी का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये कई पार्टियों के सामने आएगा। न केवल आरजेडी के सामने आज आ रहा है, कल शायद एनसीपी के सामने आए महाराष्ट्र में, परसों जो जिस तरह से हुआ है डीएमके के सामने ये प्रश्न आ गया है। ये जो प्रश्न है कि पार्टी है, पार्टी को आप प्राथमिकता देते हैं या परिवार को? जब तक हमारी ये जो रीजनल पार्टीज इसी तरह से चलेगी, इस अंकल फैक्टर पर चलेगी, वो लगातार कमजोर होती जाएगी। और ये या तो वो एक नया जनरेशन बिल्कुल खड़ा करे, या उनमें वो क्षमता हो कि एक नया जनरेशन खड़ा करे, या वो माने कि जैसे संतोष जी ने कहा, या आपने कहा यंग और ओल्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाए। अगर वो कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाएंगे तो ये सब पार्टियां बिखर जाएगी, और यही बिखराव मुझे लगता है आज आरजेडी में नजर आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई के सांसद, कभी नीम नहीं कभी शहद शहद, मोदी जी के लिए शहद शहद, नीतीश जी के लिए नीम। क्या लगता है संतोष जी आपको, क्या वो तो साफ तौर पे कह चुके हैं, संसदीय बोर्ड से जो छन के खबरें आई वो भी यही कि हम नीतीश कुमार के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको लगता है कि ये अलग होंगे, और अगर अलग होंगे तो किन दलों को साथ लेंगे? रामविलास पासवान का एक बहुत ही भावनात्मक ट्वीट है आज,
जिसमें वो अस्पताल जाने के पहले कह रहे हैं कि मैं चिराग के हर एक निर्णय के साथ हूं। तो इसको यू हैव टू रीड इट बिटवीन द लाइंस कि मैंने पूरी तरह से, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में इस लड़के को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया। तो उन्होंने कहा मुझको कि देखिए बरगद वृक्ष के नीचे कुछ पनपता नहीं है, तो मैं इसको चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट निर्णय ले। इसीलिए मैंने जब ज्वाइन किया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, अब बाद में इसको पावर ट्रांसफर करके नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया पार्टी का, ताकि वो खुद सीखे। तो एक तरह से रामविलास पासवान ने डेलीगेट कर दिया है। तो मेरी इसमें देखिए एक दो थ्योरी है, आप जब आए थे तो आपसे भी डिस्कशन हुआ था। अब देखिए अब कुछ रियलिटी भी है। मुझको सबसे आश्चर्य ये लगता है कि बीजेपी चुप क्यों है। बीजेपी इसलिए चुप है कि चिराग की पोस्चरिंग जो है उनको सूट करता है। वो जो बार्गेनिंग जो होगी ना सीट के बीच में, वो जो बीजेपी चाह रही है जदयू के साथ इक्वल पार्टनर के रूप में लड़े, अब जदयू चाह रहा है कि नहीं हम सीनियर पार्टनर के रूप में लड़े, तो इसमें चिराग मदद कर रहा है। बीजेपी का साफ कहना है तुम पोस्चरिंग करोगे तब तो तुम्हारे लिए जगह बनेगी, तब ना 105 और 33 का फार्मूला हो सकता है। या इवन की जब राजद के साथ 2015 में थे तब तो 101, 41 का फार्मूला था कांग्रेस के साथ। व्हाई नॉट दैट फार्मूला? उसी तरह की स्थिति है हमारे साथ। तो एक तो ये बात हो गई कि जो कि मुझको रियलिटी के करीब लग रही है, और बीजेपी के अंदर से बातचीत हो चुकी है। ऊपर से कुछ ये लोग बोलना नहीं चाहे, इनको कहा गया प्रवक्ताओं को तुम लोग मत बोलो, हम लोग टॉप से देख रहे हैं। उस दिन भी बात चली कि किसी टॉप नेता का रामविलास जी को या चिराग को फोन गया, उसके बाद उस दिन निर्णय अपना टाला। नहीं, निर्णय टालना नहीं था। अब ये मुझको समझ में नहीं आता है कि चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया। यार सिंगल मैन पार्टी है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो वही फैसला लेगा। अब उस दिन आपको फैसला ही लेना था, उस दिन लेते नहीं, वो पोस्टरिंग करके होल्ड पर डाला। अब जेडीयू का रिएक्शन देख रहा है। जेडीयू ने भी कैसे त्याग नहीं क्लियर कर दिया कि हमारा आपके साथ कभी अलायंस था ही नहीं, न 2005 में था, न 98 में था, कभी नहीं था आपके साथ डायरेक्ट अलायंस। हमारा अलायंस बीजेपी के साथ रहा है। तो ये अभी पोस्टरिंग और काउंटर पोस्टरिंग का टाइम है। दूसरी थ्योरी ये है कि चिराग को लगता है कि ये ओल्डर जनरेशन का लास्ट इलेक्शन है। हम 2 सीट जीतते हैं, 3 सीट जीतते हैं, तो लेट मी टेक ए चांस। हम चांस लेते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं अगली बार के लिए। हमारा कम से कम 140 सीट 143 सीट पर लड़ेंगे, हमारा संगठन जीवित हो जाएगा। उसके बाद हम अपना ग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जो पावर ट्रांसफर की बात है कि ओबीसी टू दलित, जो कि बिहार में यूपी की तरह नहीं हुआ है। जैसे मायावती जो पहली बार लड़ी थी तो जमानत जब्त हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मत देखो कि जमानत जब्त हुआ है, ये मत देखो हमारे कितने लोग बने हैं, हमको एक पता चल गया कि हमको कहाँ वर्क करना है। तो ये चिराग इस एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकता है। बट माय क्वेश्चन इज विल ही डेयर, क्या विल ही कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन? ये मुझको लग रहा है, डर है। और तीसरा जो थ्योरी चल रहा है कि ग्रैंड अलायंस को लग रहा है कि अगर 3-वे फाइट हो गया तो गेम इज ओपन एंडेड। फिर जो राजदीप को लास्ट बार में जो कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, तो वो बड़ा ओपन एंडेड हो जाएगा तीनों पार्टनर के बीच में। अब वो तब जबकि बीजेपी और जेडीयू इक्वल नंबर ऑफ सीट्स लड़े और आरजेडी गुड नंबर ऑफ सीट्स पर लड़े। जी राजदीप, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, संतोष जी ने 3 बड़े अच्छे थियरीज लगाए हैं, जिसमें मुझे लगता है नंबर 1 थियरी सबसे ज्यादा है। नंबर 1 देखिए, आज की तारीख में संतोष जी, सौरभ जी, भाजपा की राजनीति इसी तरह से रही है। कहीं महाराष्ट्र में वो चूक गए, जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को ज्यादा सीटें दी, उसमें वो पोस्ट पोल अलायंस में शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने उनको एक तरह से पीछे किया। अब वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते। मुझे लगता है वो चिराग के जरिए नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि दूसरे थियरी और तीसरे थियरी में कोई दम नहीं है। उनका भी एक तरह से चिराग भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, मौके पर चौका लगाना चाहते हैं। लेकिन असली थियरी ये है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को कितने कमजोर किया जाए। बीजेपी चाहती है, देखिए नरेंद्र मोदी भूले नहीं है, बड़ी लंबी मेमोरी होती है उनकी, वो भूले नहीं है। नीतीश कुमार को एक ना एक दिन उनको कमजोर करना ही था, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। ये और एक मौका है उनको। जो तनातनी एक जमाने में हुई थी, दुश्मनी कहिए उसको, मोदी जी उसे भूले नहीं है। आज अगर वो चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रहा है तो शायद इसी वजह से कि मैं नीतीश कुमार को कैसे कमजोर करूं। तो मेरी भी एक थ्योरी है राजदीप जी। अच्छा बताइए थ्योरी। सुन लीजिए, बिहार में हमेशा थ्योरी बहुत होते हैं। मेरी थ्योरी ये है कि, और इसमें कुछ सूत्रों के द्वारा मिली खबरों का भी रोल है,
और सूत्रों का नाम नहीं बताया जाता। नहीं, आजकल आप बिहार बहुत घूमते हैं, इसलिए तो आरजेडी के कलर में आज आ पाए हैं। ये लीजिए, इल्जाम लग गया है सौरभ जी। चलिए बताइए। राजदीप जी, फिर आप कहेंगे कि मैं आपकी उम्र पे जा रहा हूं, लेकिन उम्र का रंगों की पहचान से कोई बहुत नाता हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा चलिए, ये आरजेडी का हरा नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। तो मेरी थ्योरी ये है कि भाजपा भी अभी बहुत क्लियर नहीं है। मतलब वो सेंसेक्स खुलता है ना, स्टॉक मार्केट खुला तो ये गिरेगा चढ़ेगा, लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि भाजपा में एक खेमा है जो चाह रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड डैमेज। तो कंट्रोल डैमेज क्या है कि चिराग बाहर जाए, नीतीश का हम पे दबाव आएगा, रामविलास जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे मंत्री पद से, चिराग चुनाव लड़ेंगे, चिराग उन सीटों पर प्रचंडता के साथ चुनाव लड़ेंगे जहां जेडीयू मैदान में है या मांझी की पार्टी मैदान में है। चिराग इस चुनाव लड़ने के क्रम में अपने साथ पप्पू यादव को लेकर आ सकते हैं, मुकेश सहनी को लेकर आ सकते हैं। बात ओवैसी की भी चल रही है, पर मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली प्रूडेंट नहीं होगा ओवैसी के साथ जाना, क्योंकि जैसे ही आप ओवैसी के साथ जाते हैं एक काउंटर पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। और चिराग जो प्लैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि पासवान प्लस दलित वोट और सवर्ण वोट, जो एलजेपी ने 2005 में फरवरी में जो प्रयोग किया भी था कि हम 100 सीटों पे सवर्ण लड़ाएं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लड़ाएं, कायस्थ लड़ाएं और बाकी पे पासवान, तो इन दो को साथ लें। उनकी थ्योरी ये है कि ओवैसी साथ आए ना आए, यदि हम जेडीयू को हराते दिखेंगे तो मुस्लिम जो सीए एनआरसी और दूसरे मुद्दों से नाराज बैठा है, नीतीश से भी, तो वो हमारे पाले में आएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि मुस्लिम जब उस पाले में जाने की सोचेगा तो उसके दिमाग में ये भी आएगा कि एलजेपी मोदी सरकार पर तो हमलावर नहीं है, तो उनको भी दिखेगा कि देर सवेर वो एक हो सकते हैं। तो ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है, पिछले दिनों मेरी पटना में सुशील मोदी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़े आश्वस्ति के भाव में कहा कि अरे ये सब होता है, चलता है, आखिरी में सब बैठेंगे, सब बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो उन्होंने तो कहा, तो उसको आप ऑन रिकॉर्ड मान लीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसमें ये भी भाव था कि देखिए 2019 की सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ी बात चल रही थी कि जेडीयू के तो 2 हैं, बीजेपी कितने छोड़ेगी, एलजेपी बिल्कुल अड़ी हुई थी चिराग आखिरी तक। उसकी ऐसे भी व्याख्या की गई कि चूंकि चिराग उस टाइम अड़ गए थे और तब मोदी जी को था कि 19 का किला बचाना है 19 में, तो तब वो हामी भर ली। उन्होंने देख लिया आप टफ पोस्चरिंग कर रहे हो, कर लो, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। जबकि रामविलास जी की सूत्र कहते हैं कि इच्छा थी कि भाई अब मेरा हो गया, अब आप चिराग को मंत्री बनाओ, चिराग सीखे। तो चिराग अभी जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पटना, अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर पटना जाएंगे तो जलवा अलग होगा। तो एक थ्योरी ये भी है कि प्रेशर बन रहा है और वो मांडवाली जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि मांडवाली ठीक हो जाए इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन चिराग खेमी की शिकायत ये है कि नीतीश कुमार हमें सिर्फ पासवानों का नेता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो हमें फैलने नहीं देना चाहते हैं। हम कोई जायज सवाल पूछते हैं तो नहीं, एनडीए की मीटिंग में बुलावा नहीं, पशुपति पारस सांसद बन गए उसके बाद से मंत्रिपरिषद में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एमएलसी में पूछ नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं। और उनका इल्जाम कि ये जो एजेंडा चला रहे 7 निश्चय, वो तो यूपीए का 2015 का एजेंडा है, एनडीए का एजेंडा क्या है? सर देखिए, आपकी जितने भी थ्योरीज हो ना, एक बात साफ है कि भाजपा और चिराग पासवान या भाजपा और लोजपा में एक बात आप जान लीजिए, दोनों नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं। वहां उनका एजेंडा मिल जाता है। फिर वो अगर चिराग पासवान बाहर जाए और उसमें 3 वे फाइट हो, 3 पार्टियों की लड़ाई हो, या पार्टी में या अलायंस में बैठकर वो नीतीश को कमजोर करे, जो भी हो, आप जानिए सिंगल पॉइंट एजेंडा मुझे लगता है बीजेपी का है कि सरकार हमारी बने लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री ना हो, या अगर मुख्यमंत्री भी हो इतने कमजोर हो जाए कि इवेंचुअली बीजेपी टेक ओवर करे। देखिए, बीजेपी बिहार की इस बार मुख्यमंत्री, मुझे लगता है बीजेपी चाहती है, जो भी अमित शाह भले ही कहे, कि इस बार अगर 5 साल की हमारी सरकार चले तो 5 साल तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बीजेपी का एजेंडा है। नित्यानंद राय मुख्यमंत्री हो जाए, जो भी एकदम मैं एग्री करता हूँ राजदीप जो बोल रहे हैं ना उनकी। और ये सारी थ्योरी जो है ना पोस्ट पोल में जाएगी,
बिल्कुल। हाँ, ये सेटल नहीं किया है अभी, अब सरकार अच्छा, बनने एक के चीज बाद भी बताइए। सेटल नहीं करे। नहीं, एक लेकिन चीज- पोस्ट पोल में एक डर है, पोस्ट पोल में एक डर है जो महाराष्ट्र में हुआ। ये जो यस, गणित, हाँ, कभी कभी गणित आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ज्यादा सीटें दी शिवसेना को, जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप नहीं देना चाहती थी, उसमें उनकी जो रणनीति है वो गलत हुई। तो इस जो मास्टर प्लान में एक ही कमजोरी है कि अगर आप त्रिशंकु विधानसभा चाहते हैं तो अगर नंबर आपके खिलाफ हो जाए तो कौन जाने कल क्या हो, अगर आरजेडी और जेडीयू के नंबर हो जाए तो इसलिए मुझे हाँ। लगता है बीजेपी बड़ी सावधानी से काम करेगी इस बार, और एक ही मकसद है, नीतीश को कमजोर किया जाए और सरकार हमारी बने। नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों लोग 100-100 पे चुनाव लड़े, और चूंकि बूथ के लेवल पे तो बीजेपी ज्यादा मजबूत है, तो बीजेपी ये इंश्योर करे कि जेडीयू उन्हीं 100 में उसका स्ट्राइक रेट पुअर रहे, बीजेपी का बेहतर रहे, और अगर ये 70-80 के अल्ले पल्ले आते हैं और 20 पे एलजेपी जाता है, या 90 के अल्ले पल्ले आते हैं 20 अरे पे बॉस, एलजेपी जाता है। बट महाराष्ट्र में यही हुआ सौरभ। अरे महाराष्ट्र में राजदीप जी, बीजेपी की महाराष्ट्र में स्ट्राइक शरद रेट- पवार थे, यहाँ पर शरद पवार कौन है विपक्षी खेमे का? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद तो जेल में है। अरे पर लालू प्रसाद अपनी पोस्ट पोल राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अरे पोस्ट पोल के पहले आपको प्री पोल में अपना नंबर ठीक ठाक रखना होगा ना। तो यही तो डर है ना। क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भाजपा की स्ट्राइक रेट शिवसेना से अच्छी थी, फिर भी शिवसेना की सरकार बनती है। तो ये रिस्क क्या बीजेपी एक बार फिर लेना चाहेगी? मुझे लगता है बीजेपी चाहेगी एनडीए की अलायंस प्री पोल हो, लेकिन उसमें एक ऐसी स्थिति बने जहां चिराग और भाजपा एक तरह से नीतीश को कॉर्नर कर पाए। ये मेरी बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि 3-वे फाइट हो जाए और लटक जाए मामला। बिल्कुल, हाँ। ये भी नहीं चाहेगी। तो ये आप जो कंट्रोल डैमेज की बात कर रहे हैं ना, वो बीजेपी का वो थ्योरी नीतीश कुमार के लिए भी है, डैमेज करें लेकिन वो कंट्रोल्ड हो, उनको ज्यादा भी डिस्प्लीज नहीं करना है, अभी रखना है कुछ दिन तक, 2021-22 तक, उसके बाद देखेंगे केंद्र में बुला लिया जाएगा। और कंट्रोल डैमेज हमेशा कंट्रोल होता नहीं है, दिक्कत ये है। अच्छा, तो बीजेपी का जिक्र हो गया है, ये बताइए कि पिछले दिनों संतोष जी बीजेपी ने लिस्ट जारी की, कई चुनाव प्रचार समिति की, इसकी उसकी, 70 और एक नाम उभर कर सुर्खियों में आया, नित्यानंद राय। क्या ये अब बीजेपी के नए चेहरे हैं? प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, अमित शाह के डेप्यूटी हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, ओबीसी ब्लॉक से आते हैं, क्लीन इमेज मानी जाती है, कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छी पैठ है, और जो सुशील मोदी पर जैसे इल्जाम लगते हैं कि वो बहुत करीब है नीतीश कुमार के, कई लोग कहते हैं कि ये सुशील मोदी, राधा मोहन और नंद किशोर यादव, इन्होंने बी टीम बना दिया बीजेपी को, जेडीयू की या नीतीश कुमार की, तो नित्यानंद पर वो इल्जाम नहीं लगते हैं। तो क्या नित्यानंद ही नया चेहरा है बिहार में भाजपा का और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार? एकदम, मुझको लगता है कि सेकंड जनरेशन में जो है ना, आप देखिए किस तरह से, मुझको याद है कि समस्तीपुर के सराय रंजन में एक सभा थी और अमित शाह उसको एड्रेस कर रहे थे लोकसभा में, नित्यानंद राय के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनका एरिया आ रहा था, तो उसमें कहा था कि देखिए इनको जिताइए, उसके बाद मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं इनका क्या करूंगा, इनको क्या बनाऊंगा। वो इशारा मंत्री बनाने का तभी दे दिया था। तो एक जो नित्यानंद, और एक चीज मत भूलिए कि नित्यानंद राय का राइज उस एरिया में हुआ जो लालू प्रसाद का गढ़ था, वैशाली वाले इलाके में, वहीं राघोपुर है, वहीं उनके दोनों बेटे महुआ है आसपास में, सारण, खगड़िया, ये जो सारण के बीच में से उसका इमरजेंस होता है। इनको कितने डोरे डाले गए उनके पास में, तुम आरजेडी में आ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। खांटी एबीवीपी का आदमी, गुड इवेंट मैनेजर, गुड स्पीकर, उस सारे एलिमेंट है, और जब सेलेक्टिवली अटैकिंग नीतीश कुमार, और गुड ऑर्गेनाइजेशन मैन, और सेकंड जनरेशन में मतलब उनका नाम मुझको आपने सारे एलिमेंट बता ही दिए कि एक तरह से। और एक बात और मत भूलिए कि एक यादव का जो एक छवि है ना, उनको बना देने के बाद जो बचा खुचा जो सेंधमारी बचा हुआ है और ओबीसी वोट में, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा कि यस ही इज आल्सो दैट यादव फेस। तो ऑफ कोर्स मैंने एक जी नहीं, देखिए सौरभ भाई, संतोष जी, जैसे हमने शुरुआत की कि आरजेडी एक नई जनरेशन लीडरशिप नहीं ला पाया है, भाजपा को यह मानना पड़ेगा अंडर मोदी शाह उन्होंने एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में नई जनरेशन लाई है। जयराम ठाकुर आप लीजिए,
हिमाचल में आपने प्रेम कुमार धूमल के एक जनरेशन को एक तरह से किनारे कर दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आने से, एकनाथ खड़से और बाकी जो नेता है उनको धीरे धीरे आपने किनारे कर दिया। अब आप कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में, अभी तक सफल नहीं हुए, लेकिन वसुंधरा को कैसे किनारे किया जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट किया जाए। अपने आदमी मुझे नहीं लगता पूरी तरह से आज की तारीख में, और मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, संतोष जी ज्यादा जानेंगे इस पर, कि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी को अपना आदमी पूरी तरह से मानते हैं। वो चाहते हैं ऐसे लोग जो एक तरह से ये नया जनरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दे, भले ही वो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स को फिर किनारे कर दे। तो मुझे लगता है नित्यानंद राय अगर बिहार में बनते हैं, उसी तरह से एक नई धर्मेंद्र प्रधान को आपने उड़ीसा में एक तरह से प्रोजेक्ट किया है। हर राज्य में बीजेपी बड़े चुन चुन कर एक ऐसे व्यक्ति को कर रही है जो 50s, 40s, 50s, 60s तक हो, लेकिन राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत है। बिल्कुल, मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया। इन राज्यों में शिवराज सिंह चौहान बच गए, कितने दिनों तक बचेंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन अन्य राज्यों में आप जानिए एक नए जनरेशन को धीरे धीरे प्रोजेक्ट किया। हरियाणा एक एक्सेप्शन है, लेकिन वहां जैसे मैंने कहा उन्हीं का आदमी जो मोदी जी का करीबी माना जाता है, खट्टर जी को आप लाए। तो मुझे लगता है ये एक रणनीति है कि एक नई जनरेशन, मोदी शाह जनरेशन को एक तरह से बीजेपी की पूरी पकड़ हो, नॉट दी अडवाणी जनरेशन, जो भी अडवाणी जनरेशन से जुड़ा हो। एकदम राजीव, एकदम बैंग ऑन है इसमें इंटरप्रिटेशन पर। आप डॉक्टर संजय जायसवाल भी यहाँ कोई स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, वो भी 50-60 के क्लब में है, और एक तरह से एक मैसेज, सटल मैसेज भी दिया सुशील मोदी को, एक ओबीसी फेस बना करके। तो एक सेकंड जनरेशन में दो आदमी को तो खड़ा किया, नित्यानंद राय के अलावा डॉक्टर संजय जायसवाल को भी हम नहीं भूल सकते, इन दोनों को खड़ा किया। और वो 70 का लिस्ट देखिए आप, उसमें ओल्ड न्यू को रखा है, सबको रखा है, लेकिन उसमें सुशील मोदी को की रोल नहीं दिया है, नंद किशोर यादव को की रोल नहीं दिया है, प्रेम कुमार को दिया है, लेकिन नित्यानंद को महत्वपूर्ण रोल दिया हुआ है। तो वो आपको देखने से लग जाएगा कि ये पावर ट्रांसफर की तरफ वो फेज स्टार्ट हो चुका है, और हो सकता है कि 2020 की पोस्ट पोल जो है वो सेकंड जनरेशन में ज्यादा शिफ्ट कर जाए पावर, अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो। अच्छा, तो आपने जिक्र कर ही दिया, क्या सुशील मोदी का सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है? ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। अब थोड़ा सा आपको याद होगा कि सुशील मोदी क्या है ना, बहुत स्ट्रगल करते हैं, इनकी स्थिति पहले भी खराब हुई है, और सब जानते हैं अरुण जेटली के बहुत करीबी रहे हैं, और इनको राज्यसभा में जाना तय था, लास्ट मोमेंट तक तय था कि जा रहे हैं राज्यसभा, और लास्ट में गोपाल नारायण सिंह का नाम आ गया। तो उन्होंने अपना पोजीशन कैसे बनाया, आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी सभाएं की जो नहीं कर पाए 2015 के चुनाव में, सुशील मोदी 40-50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, और लास्ट में उसकी परिणति क्या हुई, IRCTC का घोटाला में हुआ। इनको बुलाया गया कि आप पटना में सिर्फ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जून में, हमको जहां तक याद है 2017, और उसके बाद वही जुलाई में रेड वेड होता है, केस होता है, और उसके बाद जो वो नहीं, बड़े मोदी नहीं कर पाए, इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके एक सस्टेंड अटैक करके आरजेडी पर सरकार गिरा दी, तो बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। और इन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो वो ये यूटिलिटी तो उनकी पार्टी में है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स उस पर जो ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ इनकी जरूर ढीली हुई है। अब तो ये कहना तुरंत अर्ली हो गया तो उनका सूरज अस्ताचल की ओर है, लेकिन हाँ सेकंड जनरेशन की तरफ पावर ट्रांसफर बीजेपी में जा रहा है, इतना तो क्लियर सिग्नल। एक मैं कहना चाहता हूं सौरभ, सुशील मोदी मुझे एक ऐसे नेता है जिनसे आप वाकई राजनीति पर गंभीरता से बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे सुलझे नेता, आंकड़ों पे बात करने वाले, तर्कों के साथ बात करने वाले, वेग बात नहीं करने वाले। देखिए आज अगर आप जीएसटी पर बात करना चाहें, सीरियसली बात करना चाहें, तो वो उन नेताओं, चंद नेताओं में, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर, चंद नेताओं में जिनसे आप सीरियसली जीएसटी जैसे मुद्दे पर बात कर सकते हैं, और बहुत कम ऐसे नेता है। तो मुझे लगता है बीजेपी को यूटिलिटी उनकी अभी भी है, लेकिन क्या उनको केंद्र में है, कम से कम क्या उनको फेस बनाएंगे, इस पर सवाल है। शायद उनको मंत्री पद केंद्र पर कल मिले, राज्यसभा ले आए चुनाव के बाद, ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी को ऐसी नेताओं की जरूरत है, बहुत कम है। आज बीजेपी की ये दुविधा है, गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन पर जिनकी पकड़ हो, ऐसे बहुत कम है। इसलिए आपको फिर हरदीप पुरी, बाहर से नेता लाकर उनको मंत्री पद, आरके सिंह, इनको आपको मंत्री पद देना पड़ता है, क्योंकि आपके पार्टी में ऐसे कम नेता है जो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन पर जिनकी पकड़ हो।
सेंटर में इनकी यूटिलिटी हो सकती है, जितना फाइनेंस पर इतनी अच्छी पकड़ है, जैसे राजदीप ने कहा कि ऑफ कोर्स जीएसटी पर जो उनका नॉलेज है, और सेंटर में बीच में लगातार ये बीच में बात भी होती है कि अरे टैलेंट ये पूल मत का अभाव कहिए, है। अरे ये मत कहिए, फिर निर्मला सीतारमण जी के रात को सो नहीं पाएगी अगर आप कल अरे भाई, सुशील मोदी आ रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, आपका हाँ, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सब जगह सही सब है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर हम ये सत्य भूल जाते हैं कि सियासत का एक ही सत्य है कि जिसकी संभावनाएं खत्म करनी है उसकी संभावनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने लगो। अरे बात सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। आज फॉर्म में है बड़े सौरभ जी, फॉर्म में है आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी और राजदीप जी। अमूमन ये चीज हम आखिरी में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, जो मैं फुर्सत की सलाह में कहता हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं इन दिनों संतोष सिंह जी की ब्लूम्सबरी से किताब छपी है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड। अगर किसी को बिहार की पॉलिटिक्स समझनी है तो वो किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए। वो पहले पैरा से ही कांग्रेस का फॉल, सदाकत आश्रम, जगन्नाथ मिश्रा की लेगेसी, और वहां से शुरू होती है और आपको चैप्टर दर चैप्टर बहुत सारे शफे खोलती है। तो इट्स अ स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक। और इनफैक्ट मैं संतोष जी को इंडियन एक्सप्रेस में तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद और जाना। और अच्छी चीज ये है कि इनकी दूसरी किताब भी आ रही है बिहार की पॉलिटिक्स पे। ये देखिए, जेपी टू बीजेपी, बिहार बियॉन्ड लालू एंड नीतीश। ये देखिए एडवांटेज क्या होता है कि जब आप प्रिंट के पत्रकार होते हैं ना, तो आप वाकई जमीन से जुड़े होते हैं। राजदीप जी, आप प्रिंट में थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप क्यों टीवी के मोह में चले आए? अरे चॉइस वाज योर्स माय फ्रेंड। अरे अब देखिए, आप बीती बातों को छोड़ दीजिए। 94 नो, यू वांटेड ग्लैमर, यू वांटेड ग्लैमर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अभी भी मैं नहीं तो फिर मैं कॉलम क्यों लिखता हूँ? आज भी मेरी कॉलम आई है। मैं जिस दिन कॉलम लिखता हूँ मेरे चेहरे पर और रौनक आती है। राजदीप जी कॉलमिस्टों की बात निराली है, अगर लेकिन जो रिपोर्टर मैं बड़ी बात कहता हूँ, फील्ड में रहने का लुत्फ। मैं बड़ी बात कहता हूँ, अगर आज कोई मुझे कहे कि राजदीप जी आप बन जाइए किसी अखबार के एडिटर, अगर आज कोई मुझे कहे आप बन जाइए किसी अखबार के एडिटर, मैं तुरंत तैयार हूँ। चलिए, लीजिए किसी को ये लीजिए, सार्वजनिक रूप से नौकरी का इश्तेहार दिया जा रहा है। नहीं, इंडिया टुडे को कहिए, इंडिया टुडे अगर डेली न्यूज़पेपर कल निकाले, मैं तैयार हूँ। कह दीजिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल डिजिटल। चलिए, ये अंदरूनी मामले यहाँ डिस्कस नहीं होंगे। संतोष जी, आप इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपकी किताब जेपी टू बीजेपी आएगी, जो मेरे ख्याल से सेज पब्लिकेशन से आ रही है, सेज से, हाँ, सेज इंडिया एंड सेज एंड वितस्ता है, हाँ, सेज एंड वितस्ता से, तो जब वो किताब आएगी तो किताब वाला में भी आपसे मुखातिब होंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट जिसमें हम जनता के सवाल लेते हैं। जनता के सवाल, पहला सवाल है सुहेम बख्शी की तरफ से कि क्या कोई कानून बनना चाहिए जिससे मीडिया ट्रायल पर रोक लग सके। अभी ये फैसला भी आया है कोर्ट का कि भाई एजेंसीज जांच कर ले। सुरेंद्र पुष्कर वाले मामले में आया है, ये पैरेलल जांच चल रही है। नहीं, दोनों, सुनंदा पुष्कर में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ कहा है और इस सुशांत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन दोनों मामलों के बावजूद मैं कहता हूं मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया चैनल है जो अपनी तरह इसी तरह से मीडिया ट्रायल चलाएंगे। ये एक तरह से हमारी विफलता है, हमारे कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस दिन मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि सुशांत मामले में आप मीडिया ट्रायल से बचिए, उसी दिन उसी तरह की के प्रोग्राम्स बनते हैं। क्या फायदा? अगर और सुहेम के सवाल का जवाब दे तो हाँ, इस देश में से नहीं हो सकता। इस देश में सख्त कानून बनना चाहिए और उस कानून को, अरे सुनिए राजदीप जी, आप सुन नहीं रही है क्या? नहीं, मेरा कहना है कानून, अरे सुन तो लीजिए, आपको अपनी सुनेंगे, आप सुन ही नहीं रहे, आत्मा से बात करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल टीवी डिबेट जैसा हो रहा है। आप पूरी बात सुन लीजिए, फिर अपना पक्ष रखिए। बताइए। सख्त कानून बने और उतनी ही सख्ती से लागू हो। ये बात बार बार लगातार कही गई कि देश में कानूनों की कमी नहीं है, उन कानूनों को लागू करने की नियत में कमी है। एजेंसीज के लेवल पर, पॉलिटिकल विल के लेवल पर कितने कितने केसेस हैं, कितने कितने मुकदमे जो पड़े रहते हैं। और मीडिया पर जब भी कोई कानून बनता है तो मीडिया के लोग कहते हैं कि ये सेंसरशिप है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही है।
तो इसलिए एक टर्म आता है सेल्फ सेंसरशिप। आप ऐसा काम मत करिए कि आपको सरकार को दखल देना पड़े, आप जिम्मेदारी से एक्ट करिए। आपकी एक गलत खबर से किसी का घर, किसी की बस्ती, किसी का सूबा जल सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखती नहीं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस देयर शुड बी अ लॉ एंड देयर शुड बी नजीर, उदाहरण होने चाहिए एग्जाम्पलरी, कि इन्होंने किया, इनको सजा मिली और उससे बाकियों को सबक मिला, ताकि ये ना हो। क्योंकि नियम आप इसीलिए बनाते हो ना, ताकि सुधार। सिर्फ एक कानून और बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसे सख्ती से लागू ना किया जाए। एंड यस, मीडिया को कोई अधिकार नहीं है किसी के चरित्र हनन का यदि उनके पास तथ्य नहीं है। इसलिए हमेशा फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, या आप खुद ग्राउंड में जाके तस्दीक करें तथ्यों की। नहीं सर, मेरा ये कहना है कानून की बात सही है अपनी अपनी जगह सौरभ भाई, लेकिन उसको लागू कौन करेगा और कौन से किस मामले में होगा, कैसे होगा? जब मामला बहुत पब्लिसाइज होता है तब आप करेंगे। तब तक तो आपने चरित्र हरण तो कर दिया। आज की तारीख में चरित्र हरण हो गया है किसी एक व्यक्ति का इस पूरे केस में। मेरा ये कहना है केवल कानून से नहीं, आत्मा की तरफ भी देखिए। हम भी पिताजी है किसी बेटी के, हम भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या आप वही रूल्स अप्लाई करेंगे दूसरों को जो आप अपने आप को करते हैं? आप जानते हैं कुछ साल पहले किसी एक व्यक्ति को परवर्ट कहा गया, एक सरदारजी था, उसकी नौकरी चली गई। पूरे दिन एक चैनल ने उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चलाया। अब पता चला है वो बिल्कुल गलत था, उस लड़के की नौकरी चली गई। क्या होगा कानून से? और वो लड़की आई भी नहीं पेशी में। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए अगला सवाल अभय तिवारी का है। पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का क्या रोल होगा बिहार के चुनाव में? सर मैं नहीं जानता, मुझे लगता है प्रशांत किशोर इस समय अपनी पूरी उनकी रणनीति बंगाल और तमिलनाडु में है। बिहार का मैंने सुना है वो 2027 अगला चुनाव जो है 2024 का, उस पर उनकी नजर है। 2024-25 का चुनाव है इस बार। मुझे नहीं लगता, आपको जो ज्यादा जानकारी होगी, मुझे लगता है प्रशांत किशोर की पूरी प्रशांत किशोर का जाहिर सी बात है कि बंगाल पर ज्यादा फोकस है, लेकिन पर्दे के पीछे से कई राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो प्रशांत किशोर के समर्थन के लिए लामबंद हैं। और प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ अपना स्कोर सेटल करें। अच्छा, तो वो अपने लिए चाहते हैं कि रास्ता 2024 और 25 में खुले, लेकिन उससे पहले वो नीतीश कुमार के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं। और जो भी नीतीश को हराता दिखेगा, प्रशांत किशोर उसको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं पर्दे के पीछे से। अच्छा, चलिए अगला सवाल है वशिष्ठ का। अच्छा, ये हमसे ही सवाल है। हाउ डू यू रीड सो मेनी बुक्स सो क्विकली एंड प्लीज शेयर सम टिप्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट? ये सवाल तो सौरभ जी आप ही को करना है, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं, मैं आपसे कम किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, यही लिखा भी है क्वेश्चन टू सौरभ। हाँ, बस तो करिए, बताइए क्या है आपका सीक्रेट फॉर्मूला? यार मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, आप लोग मानोगे नहीं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ उसका 10% भी नहीं पढ़ पाता हूँ। और मैं पता नहीं मीडिया में आ गया हूँ, कई बार लगता है कि गलत फील्ड में आ गया हूँ। प्रोफेसर होना चाहिए था, रात दिन किताबों से, स्टूडेंट से घिरा रहता। और यदि सांस लौटती रही और अरमानों की बेल परवान चढ़ती रही, तो मैं एक दिन प्रोफेसरी की तरफ, पढ़ाने की तरफ लौटूंगा। मतलब लोग सपने देखते हैं कि मेरा आलीशान घर हो, विदेश में छुट्टियां हो, कार हो। मैं सपना देखता हूं कि एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें एक मजबूत सी लकड़ी की मेज हो और चारों तरफ दीवार पे सिर्फ किताबें हो, नक्शे हो, स्टूडेंट्स हो, जोरदार बहस हो रही हो, चिरे हो रही हो, नई नई चीजें सामने आ रही हो। तो किताब देखिए सर, हमारे पास किताबें ही है ना। हम कोई ऐसे बड़े बाप की औलाद नहीं है, कोई वो नहीं। हम जो कुछ भी जीवन में कर पाते हैं, हम लोग छोटे कस्बों से आते, कुछ भी ज्ञान ऐसा है जो भेद नहीं करता। उसको कोई फर्क नहीं है कि तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है, खाल का रंग क्या है। मैं आपको आज एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। मैं शांति भूषण 95 साल के शांति भूषण को इंटरव्यू करने गया था, जो एक तरह से देश के वरिष्ठ लॉयर माने जाते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा पिटीशन लड़ा था राजनारायण। वो मुझे कह रहे, राजीव जी मुझे आपका लल्लन टॉप बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ उन्होंने 95 साल के, उन्होंने एक बड़ी बात कही
उन्होंने कहा मैंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है 2009 में, क्या आप सौरभ जी से कह सकते हैं कि वो मुझे अपने किताब वाला में शामिल करें? सौरभ जी, ये आपके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने टीवी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने लंदन टॉप का किया और साथ में किताब वाला का किया। तो शांति भूषण देश के सबसे एक तरह से बड़े लॉयर में माने जाते हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। और यही तो कमजोरी है कि आज टीवी पर कहीं किताबों पर प्रोग्राम नहीं है। तो आप जरूर करते रहिए और प्रोफेसर मत बनिए, आप फिल्म मेकर बनिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हजारों ख्वाहिशें सबकी है। सोलंकी वीरपाल सिंह का सवाल है कि क्या जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में लेटरल एंट्री हुई, जयशंकर साहब आए, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी हो सकती है? एक राजनीति जोरदार चर्चा तो चली थी कुछ महीने पहले, दीपक पारेख और कुछ ऐसे नाम थे जो केवी कामत, हाँ केवी कामत, केवी कामत, सॉरी, चला था, केवी कामत का नाम चला था और ये कहा जा रहा था कि लेटरल एंट्री हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, वो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे। फिर वो चीन में जो बैंक बना था ब्रिक्स बैंक, वहां चले गए थे। बहुत ही सूझबूझ के व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि हाँ, इस पर जरूर विचार तो करना चाहिए। मनमोहन सिंह कहाँ से आए? लेटरल एंट्री एक तरह से हुई जब वो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हरदीप पुरी को लेकर आए, अब आरके सिंह को तो चलिए फिर भी चुनाव के रास्ते आए, और आप जयशंकर को लेके आए, विच इज अ गुड सिलेक्शन। आई विल से कि ये कल्चर प्रमोट होना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटी हो और कुछ जैसे नंदन नीलकर्णी को आप आधार के लिए यूपीए लेके आए। बिल्कुल, इट वाज अ गुड चॉइस। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, नंदन नीलकर्णी जैसे लोग हैं, जयशंकर जैसे लोग हैं, इनको जरूर लाया जाना चाहिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बन रही है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति है उसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बना पाए। क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए तैयार हैं? ये सवाल बड़ा है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। ये बात है कि आप आरबीआई के गवर्नर में भी जब थॉरो प्रोफेशनल्स आए तो वो बीच में ही छोड़ के गए, चाहे वो उर्जित पटेल हो, उसके पहले रघुराम राजन हो। तो आपको वो आप अच्छे लोगों को लाओ और उनके हाथ बांध दो तो भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव का है कि क्या भारत के नागरिक जो एलएसी, एलओसी या बॉर्डर पर चीजें हो रही हैं उसके बारे में सही इन्फॉर्म किया जाता है उनको? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें आप पूरी तरह से संवेदनशील जानकारी नहीं, नीड टू नो कहा जाता है। जो जरूरत हो उतना ही आप लोगों तक बता सकते हैं। अब कहाँ भारत ने क्या, किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर अपनी सेना का जमावड़ा किया है, ये जनता के सामने हम नहीं रख सकते। जो मुझे लगता है हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। मैं चीन की जो इस समय जो हमारी स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही है। बढ़िया है। हाँ, इस मामले में तो नरेंद्र मोदी सरकार बढ़िया कर रही है। अभी वो मतलब नीजर्क से अब थोड़ा सा आगे हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है उस पर गाल नहीं बजाए जा रहे हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप कार्रवाई करो और उसको सेटल होने दो। नहीं, बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है, बहुत दिनों के बाद हमारी सेना ने जिस तरह से एक तरह से कार्रवाई की है, उससे चीन को एक तरह से डायलॉग टेबल पर आना मजबूर कर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेना की कार्रवाई और उसको पॉलिटिकल बैकिंग, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। बिल्कुल। धर्मेश ताक का सवाल है, ये आखिरी सवाल है आज का, कि क्या रिया और कंगना सिंबॉलिक पर्सनैलिटी नहीं बन गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? मेरे ख्याल से इस पे हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं और मुझे लगता है जो उन्होंने सवाल किया है वो बिल्कुल वाजिब है कि एक तरह से ये सिंबलिज्म और इमोशन से, सिंबलिज्म के साथ इमोशन, भावना, मुझे लगता है कि अगर आप रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण कहेंगे या कंगना को हिमाचल की बेटी, वही है। हाँ, या कोई अपने हित साध रहा है, जनता पर्याप्त समझदार है। चलिए अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, फुर्सत की सलाह। क्या है सलाह राजदीप जी? क्या खाएं, क्या गाएं, क्या देखें? क्या खाएं? कोई मेरा एक दोस्त है, उसने एक चेटीनाड खाने का टेक अवे रेस्टोरेंट, आजकल टेक अवे बहुत हो रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट कहाँ पर है ये उसने अपने घर में उसके साथ बनाया है। अरे महाराज, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, दिल्ली में चेटीनाड खाना जो होता है, जो तमिलनाडु की एक जगह है चेटीनाड, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खाना है। तो मुझे, और मैं बनाता भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बना, आप मुझे नहीं बुलाते, आप मुझसे हमेशा कहते कब बुला रहे हो। सर ऐसे कोविड का समय है ना, बच्चों और बुजुर्गों को बचा के रखना चाहिए। अरे मैं
मैं ना बच्चा हूं ना बुजुर्ग हूं, मैं टीनेजर हूं, 18 साल का हूं मैं, 21 साल का। लेकिन नहीं, चेट्टीनाड खाना खाना 21 को, सॉरी संडे को, जो मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ साथ 2 किताबें मुझे मिली है सौरभ। स्टोन शेम डिप्रेस्ड, ये किताब है एक्सप्लोसिव अकाउंट ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ इंडिया टीनेजर्स, जो 18 साल 19 साल, और ये जो ड्रग्स का मामला जिस तरह से उठ रहा है, एंग्जाइटी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों पर ज्योत्सना मोहन भार्गवा, जो मेरे साथ एनडीटीवी में एक जमाने में काम करती थी, उन्होंने ये किताब लिखी है। मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये दूसरी बड़ी अच्छी, मेरे एक पुराने स्कूल के मित्र मेरे से हालांकि कई साल बड़े हैं, बावाजी, पारसियों पर उन्होंने किताब लिखी है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है पारसियों पर जो बड़े मजेदार लोग होते हैं, तो उन्होंने पारसियों पर एक छोटी सी किताब लिखी है। तो ये 2 किताबें हैं। और क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी जमाना है, आज मैं मल्टी अकाउंट बन गया है, तो अब मैं नेटफ्लिक्स भी देखूंगा। एक लास्ट डांस करके है, ये माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर अमेरिका के बहुत बड़े, क्या कमाल। अब क्या हुआ उसमें, उन्होंने उनके आखिरी साल में एक कैमरा टीम को इजाजत दी कि आप ड्रेसिंग रूम में आ सकते हैं। पूरे हमारे जो आखिरी साल उनका था प्लेयर का, उन पर उन्होंने कैमरा अलाउ किए। मुझे लगता है एक ना एक दिन विराट कोहली ने भी ये करना चाहिए, और जरूर करेंगे। तो ये लास्ट डांस जो है, ये नेटफ्लिक्स की 8 या 10 पार्ट की सीरीज है, वो मैं पूरी तरह से देखूंगा। मेरे बीवी ने अभी मुझे कहा है कि आप ट्विटर पर नहीं जाओगे सैटरडे संडे, आप कसरत करोगे, आप रन के लिए जाओगे, आप किताबें पढ़ोगे, और कम से कम एक पिक्चर देखोगे। ये एक बार सागरिका ने ये कह दिया, मैंने कहा चलो सैटरडे संडे अब एक नए जिंदगी हम जिएंगे। ट्विटर के बाहर एक जिंदगी है, न्यूज के बाहर जिंदगी, ट्विटर के बाहर ही जिंदगी है। अरे वाह। चलिए मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस बता देता हूँ। एक तो थोड़ा खेलिए, सावधानी के साथ खेलिए। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और देखता भी बहुत हूँ, अभी लगातार खेल रहा हूँ, तो मैं खाली वक्त मिलता है तो मैं अपने मोबाइल पे कोई पुराना मैच लगा देता हूँ, लिंडेन का, किसी का, तो वो देखने का बड़ा लुत्फ है बैडमिंटन। अरे वो तो अलग है, लिंडेन से आप अपने आप को प्लीज कंपेयर मत कीजिए प्लीज। सर आपने सुना नहीं शायद, ये बड़ा समस्या है। मैंने कहा कि मैं खेलता हूँ और खाली वक्त में बैडमिंटन के मैच देखता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ दर्शकों को किसके मैच देखता हूँ। तो लिंडेन के, पुलोला गोपीचंद के, पीवी संधू के, मार्लेना कैरोलिना के, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं किनके मैच देखता हूँ। सर मैं आपसे एक सलाह दूं मैं आपको। 1980 में प्रकाश पाडुकोण ऑल इंग्लैंड फाइनल जीते थे जी। उस मैच के कुछ जो हाइलाइट्स है वो यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। आप जरूर प्रकाश की बैडमिंटन देखिए, किस तरह से वो खेलते थे। वो पुराने जमाने का बैडमिंटन था, इतने फास्ट नहीं था, लेकिन उनकी स्ट्रोक्स आप जरूर देखिए। अच्छा, दूसरा मुझे कुछ पुरानी ठुमरिया और दूसरा क्लासिकल म्यूजिक हाथ लगा है। बड़े गुलाम अली खां साहब का है, अरे वाह, भीमसेन जोशी जी का है, शोभा गुरटू का है, बड़ा कमाल का है, किशोरी अमोनकर का है। तो मैं आजकल जब मौका मिलता है उसको प्ले कर लेता हूँ। आप लोग भी एक्सप्लोर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग फोक में किसको सुन रहे हैं। और राजदीप जी, मैं इधर 15-20 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ। पिछले वीकेंड पे पटना में था, इस वीकेंड पर भी कुछ घर का काम है, तो अभी तो मैं ख्वाहिशें पाल रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम मिले, पर वो हो नहीं पा रहा है। पढ़ना भी है, बिहार चुनाव पे इन दिनों काफी किताबें, संतोष जी की किताब का जिक्र किया, वो पढ़ रहा हूँ, और भी कई किताबें हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नहीं, मैं सौरभ कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं, मैं आपके पीछे भी ये कहता हूँ कि मैंने बहुत सालों के बाद एक ऐसे व्यक्ति को देखा है पत्रकारिता में जो वाकई पढ़ रहा है इन चीजों पर। आप जैसे अगर 10 पत्रकार मुझे मिल जाए ना, तो फिर से हम एक नई जर्नलिज्म फर्स्ट का चैनल बना पाए। आप जैसे लोग और चाहिए पत्रकारिता में। पढ़िए, आपने आज किशोरी अमोनकर की बात की। किशोरी अमोनकर को जैसे व्यक्तियों को हम टीवी पर उन पर प्रोफाइल करने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये हो, एक सीरीज बने, इंडियाज ग्रेट क्लासिकल लेजेंड्स पर सीरीज बने, और आप सौरभ बनाए उसे। सुबह मुद्गल को एंकर बनाएंगे उसका। चलिए, प्रोग्रामिंग भी सब यही डिस्कस कर लेते हैं। आज की नेता नगरी में इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सवाल जरूर पूछिए। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो कहते हैं कि सर कमेंट बहुत आते हैं, सवाल नहीं आते हैं,
तो अब आपकी बारी है, सवाल पूछें, एंगेज हो हम और आप, और ये सिलसिला आगे बढ़े, क्योंकि संवाद से लोकतंत्र बनेगा, गुस्से से नहीं। शुक्रिया।